जिनको लगता है कि सीए कर ली, अब तो बन गए, अब तो बहुत पैसा है। तो पहली बात तो पैसा भी कोई बहुत नहीं है। सो दैट हैपेंड विद मतलब आईपीसीसी में हुआ, पेपर हो गए, सब हो गया, फाइनल्स आए, वो तो और ही बुरे थे। मतलब फाइनल्स तो आप समझ लो इट्स 10 times डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। लोगों को लगता है कि मैंने फाउंडेशन कर ली, मैं सीए बन गया। सो प्लीज ऐसा ये मिथ नहीं होना चाहिए। एंड पेरेंट्स के लिए भी आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि व्हेनेवर यू फील दैट समवन इज ट्राइंग, सपोर्ट देम, बिकॉज उसको पता है एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो उसको अपने सपनों से ज्यादा उसके दिमाग में चल रहा होता है मम्मी को यहाँ घुमाने लेके जाना है, पापा के लिए ये चीज खरीदनी। देयर वर टाइम्स वेयर व्हेन आई यूज्ड टू लुक इनटू द मिरर एंड आई यूज्ड टू से कि क्या कर लिया यार खुद के साथ, कितने लोगों की एक्सपेक्टेशंस खराब करनी है। नमस्ते एवरीवन। सो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन किया था फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आज के शो में वी हैव अनदर अमेजिंग गेस्ट। हमारे साथ हैं सीए अक्षिता, जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं एंड इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी फर्म्स में काम किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है, फ्रॉम वर्क लाइफ बैलेंस, उसके साथ साथ सैलरीज, हाउ टू गेट इनटू द जॉब्स, उसके साथ मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो आपको चाहिए फ्रॉम योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट टू ईच एंड एवरीथिंग। हर एस्पेक्ट पे डिस्कशन हुआ है, तो इट इज़ एन अमेजिंग एपिसोड। बहुत मज़ा आने वाला है, तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि इसमें तो लिखनी पड़ेंगी आपको चीज़ें, तो जल्दी से ले आओ। It's going to be an amazing episode. Enjoy the conversation. So another day, another episode with a chartered accountant. Welcome to the show, CA Akshita. How are you feeling? I'm feeling very overwhelmed right now, and because I have never thought कि I'll be called on the stage or on this platform to express something about my beloved profession. So that's a very big day for me. नहीं, actually हमारी audience को इतना ज़्यादा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस इज कॉमर्स, तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले सबसे ज़्यादा जुड़े ही रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं कि भैया सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो टेल अस अबाउट योर जर्नी। क्या आप शुरू से ऐसा सोचा था कि सीए ही करना है, या क्या क्या चीज़ें रही हैं? सो टू आंसर दिस, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे सीए करनी है, क्योंकि जो आप नहीं सोचते हो वो ही हो जाता है, और जो आप सोच के रखते हो वो कभी नहीं होता है। Right. तो व्हेन आई वाज इन 12th, एक्चुअली मेरी स्टडीज़ पंजाब से हुई है, +1 +2। सो व्हेन आई टुक कॉमर्स, तो आई रिमेंबर द डे वन ऑफ माई टीचर्स शी आस्क्ड कि आपने सीए क्यों लिया, आप तो साइंस वाले बच्चे लगते हो। मतलब क्योंकि उस टाइम पर वो कंसेप्शन होता है कि जो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं वो साइंस ही लेते हैं, और जो अभी भी वो मिथ है। सो शी आस्क्ड मी स्पेसिफिकली कि आपने सीए करनी है, आप कॉमर्स ले रहे हो। सो आई वाज लाइक मैम सीए तो नहीं करनी है, देखते हैं जो हो जाएगा। तो फिर उस टाइम पर नहीं पता था, बट व्हेन आई केम बैक टू सहारनपुर, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी सेड कि अक्षता, सी इफ यू हैव नो प्लान्स ऑफ मूविंग आउट ऑफ दिस टाउन, सो सीए इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उस टाइम पर कोचिंग्स अवेलेबल थी यहाँ पर, एंड देयर वर नो कॉलेजेस, यहाँ कुछ नहीं था। तो आई वाज लाइक कि अगर जो चीज़ घर बैठ के हो सकती है, अगर वो सीए ही है, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। अच्छा। तो आई रिमेंबर द डे 6 अप्रैल को, इट वाज द लास्ट एग्जाम 12th का, एंड 7th अप्रैल से आई स्टार्टेड माय फाउंडेशन कोचिंग। फर्स्ट डे से मतलब नेक्स्ट डे से ही इट वाज लाइक कि चलो कोचिंग चलते हैं। आई स्टार्टेड माय कोचिंग्स, एंड उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि तब तक 12th का रिजल्ट नहीं आया था। सो आई वाज लाइक कि देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है, अगर अच्छा आ जाएगा तो शायद वी कैन प्लान कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। और वी वर प्रिपेयरिंग फॉर फाउंडेशंस एंड रिजल्ट केम एंड आई पास विद फ्लाइंग कलर्स। सो अब उस टाइम पर एक और कंफ्यूजन आई कि अब सीए करनी है कंटिन्यू, या फिर कॉलेजेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो वी वेंट टू दिल्ली, मी एंड दैट फ्रेंड, वी बोथ वेंट टू दिल्ली, एंड उसके कोई नोन थे, ही वाज अ प्रोफेसर देयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने बोला कि आपको अगर कॉलेज करना है तो देयर वर सो मेनी ऑप्शंस, वी कैन गो फॉर इट, आपकी परसेंटेज भी अच्छी है। मेट्रो स्टेशन पे बच्चों, मतलब दैट्स अ वेरी मतलब स्ट्रेंज एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर। तो बच्चे देखे मेट्रो स्टेशन पर बैठे हुए, एंड आई वाज लाइक कि यार ये लाइफ तो नहीं चाहिए। मतलब आप घर से बाहर भी आ रहे हो, यू आर स्टडिंग, यू आर लिविंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, एंड ऑल यू आर डूइंग इज वेस्टिंग योर टाइम। दिल्ली मेट्रो स्पेसिफिक, सीरियसली, मतलब पीपल वर जस्ट सिटिंग देयर वेस्टिंग देयर टाइम, और वो बंक और वो वाली लाइफ नहीं चाहिए थी। एंड द वेरी मोमेंट आई डिसाइडेड कि वापस जाके सीए पढ़ाई कर लेते हैं। सो फाउंडेशन दिया एंड आई क्लियर्ड इट इन वन गो। एंड नॉट टू फॉरगेट कि मेरा ऐसा भी कोई सीन नहीं था कि अगर एक बार मैं पास नहीं हुआ तो मैं दोबारा दूं।
आई हैड नो प्लान्स फॉर दैट। एक ही बार में करना था, एक ही बार में करना था, हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज मैं कॉलेज कर लेती, फिर उस वो करके कुछ और कर लेते, बट अच्छे से पढ़ाई करके। हाँ. तो वो हो गया क्लियर एंड आई थॉट टुडे ऑल्सो आई थिंक कि शायद वो ही एक टाइम था, मतलब एवरीथिंग वाज प्लान्ड इन सच अ वे कि वो हो गया क्लियर, क्योंकि मुझे सीए बनना था। अदरवाइज आई वुड हैव चोजन द अदर वे। नहीं ठीक है। और कोर्स में कभी ऐसा हुआ कि अटेम्प्ट लगा या सब वन गो में किया? मेरा एक अटेम्प्ट एक्चुअली, वो क्या लगा वो भी एक अलग स्टोरी है। आई क्लियर्ड फाउंडेशन इन वन गो। आई वाज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, मार्क्स अच्छे आते थे स्टार्टिंग से ही, स्कूल टॉपर टाइप को। तो फाउंडेशन दिया, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईपीसीसी, बोथ ग्रुप्स दिए एक बार में, दोनों हो गए। देन फाइनल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सो मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी ना, मेरा ऐसा रहता था कि गो विद द फ्लो, जो चल रहा है ठीक है। तो हमने आर्टिकलशिप के लिए ऐसा होता है कि आपको कोई एक स्पेसिफिक डेट होती है, उस डेट तक यू हैव टू ज्वाइन। अगर आपने वो ज्वाइन कर लिया तो आपका वो अटेम्प्ट आफ्टर 3 years का पड़ जाता है। बट इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन बाय दैट डेट, आपका अटेम्प्ट डिले हो जाएगा। सो मेरा 31 अक्टूबर लास्ट डेट पड़ रही थी टू रजिस्टर फॉर आर्टिकलशिप। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपका अटेम्प्ट डिले हो जाता है। तो बट उस टाइम पर एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, इंटरव्यू क्लियर था, आर्टिकलशिप डिलॉयट में स्टार्ट होने वाली थी। व्हाट दे सेड इज कि आप अभी ज्वाइन मत करो, दिवाली ब्रेक पे जा रहे हैं, यू ज्वाइन इन नवंबर फर्स्ट वीक। एंड आई वाज लाइक कि मेरा तो अटेम्प्ट डिले हो जाएगा। कहते नहीं हम देख लेंगे, आप कर लेना ज्वाइन। मैंने कर लिया ज्वाइन नवंबर में। एंड देन आई रियलाइज्ड कि अब तो टाइम निकल चुका है। तो उस वजह से मेरा अटेम्प्ट डिले हुआ पहले, वो हुआ। एंड उसके बाद फिर मेरा जो अटेम्प्ट था मैंने वो दिया, बोथ ग्रुप्स फाइनल का। उसमें आउट ऑफ 8 7 पेपर क्लियर थे। कौन सा नहीं हुआ था? ऑडिट। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, ऑडिट वाज द, मतलब मैंने 3 साल की आर्टिकलशिप ऑडिट में करी है। दैट वाज द ओनली एग्जाम जो मेरा पूरा हुआ था फाइनल्स में। दैट वाज द ओनली एग्जाम आई टुक एक्स्ट्रा शीट्स इन, एंड दैट वाज द ओनली एग्जाम जो मैंने बैठ के रिवाइज भी किया था कि कुछ रह तो नहीं गया। एंड मैं जिसको भी बोलती थी ना कि यार डर लग रहा है, टेंशन हो रही है कि नहीं हुआ क्लियर, तो दे वर लाइक कि अक्षता हो जाएगा यार, तू रहेगी तो फिर तो क्या ही है, तू तो रह ही नहीं सकती। तो वो हुआ मेरे साथ कि तू तो नहीं रहेगी, तेरा तो हो ही जाएगा। माय फैमिली वाज वेरी कन्विंस्ड कि ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेगी। रिजल्ट आया, आई सॉ द रिजल्ट एंड कुछ मार्क्स से ऑडिट में रह गई मैं। मेरे पैरों तले जमीन। कितने नंबर आए थे? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इट वाज अराउंड 37-30। अच्छा। मतलब ये हाल था कि एक ग्रुप पूरा क्लियर था। एक ग्रुप में भी एग्जाम्शन नहीं दी उन्होंने कि भाई एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे आपको बाकी सारे। और ऑडिट में मेरे को उन्होंने रोक दिया। मेरे को तो आई लिटरली गॉट डिप्रेस्ड, क्योंकि आपको अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, प्लस आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स, आपके जो आपको एक्चुअली में इतने सालों से जानते हैं, दे नो योर पोटेंशियल, दे आर लाइक। और मेरी थ्योरी बहुत स्ट्रांग थी हमेशा से। सो दे वर लाइक कि यार ये तो तू रहने ही दे, तू ऑडिट में तो नहीं रह सकती, तू रीवैल्यू करवा। तो मैंने आई अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन, शीट्स आई और वो शीट्स में पता चला कि चेक किया हुआ है, मार्क्स अलॉटेड नहीं है उस टाइम पर। बट जब तक वो चीजें सारी प्रोसेस होती है ना, बहुत टाइम निकल चुका होता है एंड यू फील कि इट्स बेटर टू मूव ऑन, इतना फाइट करने से अच्छा है। तब तक आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। कोविड आ गया, एग्जाम्स नहीं हुए। और फिर ऐसा लगा कि यार आप 6 महीने और वेट करना पड़ेगा। एंड जब आपकी पूरी प्रिपरेशन होती है ना, आप बहुत डेस्परेट होते हो कि आप एग्जाम दो, यू गेट दैट डिग्री और खत्म करो यार। मतलब इतना पढ़ चुके होते हो आप, इतना पढ़ चुके हो, तो यू फील लाइक जस्ट यू आर वेटिंग कि कब ओवर होगा, व्हेन यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक ग्रुप क्लियर था, 3 एग्जाम, मतलब ऑब्वियसली उसकी 100% प्रिपरेशन थी। ऑडिट में थोड़ा से और एफर्ट्स मारे, और एफर्ट्स भी क्या, पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो दिए। और उस टाइम पर भी एक ऑप्शन आया था कोविड में, नवंबर में एग्जाम्स होने थे, वो दिसंबर डिले हो गए। और उसमें भी ऑप्शन आया, इफ यू आर नॉट फीलिंग फिट यू कैन ऑप्ट आउट। तो बट आई वॉज लाइक कि ऑप्ट आउट तो नहीं है, देना है कैसे भी करके देना है, क्योंकि आप वेट ही उसी मोमेंट का कर रहे हो। तो आई गेव द एग्जाम तब दिसंबर में, कोविड में। एंड मुझे अभी भी वो सीन याद है, पूरे हॉल में वी वर जस्ट लाइक 5 to 6 people sitting. बाकी सबने ऑप्ट आउट किया था। I was the only girl पूरे हॉल में। मैं ऐसे देख रही हूँ कोई नहीं, ऐसे देख रही हूँ कोई नहीं। एंड सबसे बड़ी बात, वो जो 6 लोगों ने स्टार्ट भी किया था कोविड में, सेकंड थर्ड पेपर तक आते आते सिर्फ 2 या 3 लोग रह गए थे।
तो उस टाइम पर तो ऐसा लग रहा था यार ये लोग मैदान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हम ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वो हुआ एंड आई गेव द एग्जाम्स, रिजल्ट आया फरवरी में, 2 फरवरी को आई रिमेम्बर, फर्स्ट या सेकंड मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, बट फरवरी में रिजल्ट आया एंड आई सॉ दैट मार्कशीट एंड आई डिड इट एंड आई कॉल्ड माय फादर सेइंग कि पापा मैं पास हो गई। कहते रो तो ऐसे रही है जैसे फेल हो गई हो। मैंने कहा बस ये खुशी के आंसू हैं। इमीडिएटली माय पेरेंट्स केम टू होम, दे हग्ड मी एंड what a moment, that is once in a lifetime वाला moment। Exactly, मतलब वो ना आपकी आंखों में वो चीज आ जाती है, वो टाइम, वो सिस्टम पे आप बैठे हो, या वेटिंग, साइट लोड हो रही है एंड वो जब आपके सामने, उस टाइम पे साइट भी नहीं खुलती ना। हाँ, और आपके सामने वो होता है एंड यू आर लाइक यार ये गलत तो नहीं, आप रिफ्रेश कर करके देखते हो, एक बार और चेक कर लो कुछ और रह तो नहीं गया, और वो हो गया था। अमेजिंग। बस वो एक अटेम्प्ट कह लो, या वो बनना ही उसी टाइम पर था। कौन से ईयर की बात है ये रिजल्ट? 2000? ये 21। तो अभी वी आर अबाउट टू मूव इनटू December 20 में आई गेव एग्जाम्स। आइडियली माय इनिशियल अटेम्प्ट वाज ड्यू इन May 19। अच्छा। जो मई से पहले आर्टिकलशिप की वजह से इट गॉट मूव टू November 19। देन वो 6 महीने कोविड के एग्जाम्स नहीं हुए, मई अटेम्प्ट पूरा का पूरा कैंसिल हो गया था एंड देन वी गेव वो नवंबर का भी दिसंबर लिया एंड उसको मैं जनवरी तक नहीं करना चाहती थी, सो आई गेव December 20। रिजल्ट केम आउट इन 21। तो ऑलमोस्ट 21, 22, 23, 24, अभी 25 आने वाला है। तो आफ्टर योर सीए उसके बाद की क्या जर्नी है? उसके बाद की जर्नी ये है, फरवरी में रिजल्ट आया, मार्च में हम अपने वही जहाँ से आर्टिकलशिप करी डेलॉयट वापस चले गए। मतलब अच्छा। हाँ, मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि वो कैंपस प्लेसमेंट था नहीं, या नहीं। बस डायरेक्टली? मतलब दे हैव दिस पॉलिसी टू रिटेन देयर इन हाउस आर्टिकल्स। अच्छा। सो एंड मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग। वो क्या पॉलिसी होती है? इट्स नॉट अ पॉलिसी बेसिकली, इट्स लाइक कि दे आर विलिंग टू वेलकम, मतलब दे वेलकम देयर आर्टिकल्स विद ओपन हैंड्स, जहां उनको लगता है कि दे आर वर्दी, दे आर डिजर्विंग टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी आर्टिकल्स अपना एग्जाम क्लियर करेंगे वो वापस आ सकते हैं इफ दे क्लियर इट इन वन गो और बी इट सेकंड गो में भी, सो दे वेलकम देम। अच्छा। तो आप मतलब you can continue working in the organization being a qualified chartered accountant. Then your designation obviously changes. Right. You are no longer an article there. Right. You are a qualified chartered accountant with a different designation. And your work, your responsibility also changes. Deloitte के बाद I worked there for 1 good year. Then I switched to PwC. ठीक है। I worked there for 2 years. Different profile. अच्छा। Earlier I was working in audit. Then I switched to due diligence. ठीक है। And recently I switched to EY. अब EY अब एक रह गया है। अब एक रह गया KPMG. But अभी I am not planning to switch. अभी it's going good. Okay. Yes. Nice. तो काफी सारी experiences रहे होंगे जब भी हम मतलब आप 4 साल के पीरियड में इतनी सारी चीजें देख रहे हो, तो कैसा फील होता है कि क्या मुझे एज अ फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे किसी एक कंपनी के साथ स्टिक करना चाहिए, या अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मुझे स्विच करना चाहिए? क्या व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सी डेफिनेटली इफ यू मतलब ऑब्वियसली इट्स सब्जेक्टिव। मेरे केस में आई हैड डिफरेंट प्रायोरिटीज। राइट। आई वाज नॉट हैप्पी विद द वर्क लाइफ बैलेंस देयर, एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी। देयर आर पीपल हु आर लॉगिंग ऑफ अर्ली, देयर आर पीपल हु आर वेरी वेल मैनेजिंग देयर लेट वर्किंग आवर्स आल्सो, सो इट्स completely subjective, I'll say. Talking about your work life balance, switch करने से work life balance आ जाएगा, that is not sure. I switched with the intention कि work life balance आ जाए, but there I had different problems. What is your definition of work life balance? My definition of work life balance is you are able to take out time whenever you feel कि अभी मेरे लिए कुछ और important काम है, so आपको उस चीज के लिए किसी के आगे plead नहीं करना पड़ेगी can I go, मतलब there should be a strict line कि I am not available. I have something more urgent to cater to right now. Obviously if you're working आपको टाइम देना पड़ेगा। आप हर टाइम अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। When you have work, you have work. You have to be 100% committed for your work. But there are certain times where your presence is demanded to some other places as well, जो आपकी personal obligations होती हैं। मेरे केस में थोड़ा कुछ डिफरेंट था। माई मदर गॉट फ्रैक्चर्ड, तो उस टाइम पर आई वॉज नॉट इवन एबल टू सी हर। मैं इतनी बिजी रहती थी इन मीटिंग्स, और उस टाइम पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ दैट पीपल वर नॉट कोऑपरेटिव, बट दे हैव देयर ओन कमिटमेंट्स। तो वो उस टाइम पर ये नहीं बोल सकते कि ठीक है आप नहीं कर रहे हो मत करो।
आप काम कर रहे हो तो उनको भी आगे डिलीवर करना है काम, बट आई वॉज पर्सनली नॉट एबल टू फुलफिल दैट कमिटमेंट, सो आई टुक ऑफ. आई सेड कि नहीं हो पाएगा. उस टाइम पर आई हैड टू ऑप्शंस. ईदर आई कुड हैव सेड कि नहीं, मुझे थोड़ा लंबा ब्रेक दे दो, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है. बट आई डिसाइडेड कि ठीक है अभी स्विच कर लेते हैं. तो स्विच करने से ये हो गया कि मतलब मैंने तो प्रोफाइल ही खैर चेंज कर दी थी. आई वाज लाइक कि लेट्स सी कि किसी मतलब वो होता है ना, आप देखते रहते हो कि ऑडिट में वही चल रहा है, थोड़ा लेट वर्किंग आवर्स है, मोनोटनस है, यू हैव वही 2-3 क्लाइंट, सेम क्लाइंट जिसको आपको वही एलआरस करना है. एलआर इज लिमिटेड रिव्यू, देन स्टैट्यूटरी ऑडिट. तो यू फील लाइक कि नहीं, मतलब अभी कुछ और ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपसे डिमांड किया जा रहा है वो आज आपको एक प्रॉब्लम हुई है, कल को दूसरी फिर प्रॉब्लम होगी, तो यू कैन नॉट गिव द सेम एक्सक्यूज एवरी टाइम कि आई एम नॉट अवेलेबल. सो आई थॉट टू फाइंड अ डिफरेंट डोमेन. आई थॉट कि चलो लेट्स सी क्या ये मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड है या नहीं. तो वो मिला ये नहीं मिला? एक हद तक मिला. एक हद तक मिला. बट अगेन वहां पे भी मतलब अभी भी आई एम इन द सेम डोमेन. वहां पे अभी कौन सा डोमेन है? ड्यू डिलिजेंस. एवरीडे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस और यूसी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी. क्या हम लोग क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो अभी शायद 11th में हैं या अभी 12th में हैं, उनको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि एक्चुअल में बिग फोर्स क्या है, कौन है, क्या करते हैं ये लोग और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्यों कॉमर्स में या फाइनेंस में इनकी इतनी वैल्यू है, थोड़ा सा. Okay, so Big Four basically are the top 4 accounting firms in the entire world. Right. So it's just their ranking. On the basis of ranking, they are categorized as 1, 2, 3, 4, and this ranking gets changed. मतलब it's not the same every time. Right. तो वो change होती रहती है on the basis of their revenues और कुछ certain criteria के basis पर. उनका name, if I have to say, it's Deloitte, PwC, EY and KPMG. So ये 4 बिग फोर्स हैं. उसके बाद टॉप 10 अकाउंटिंग फर्म्स भी आती हैं, जो एक CA स्टूडेंट अगर वो he or she is not able to get into the big fours, so they can try for the other rest 6 firms जो टॉप 10 के हैं. अच्छा. That also keeps on changing. तो वो अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं. They give accounting and financial services basically. वो आपका टैक्स हो सकता है, ऑडिटिंग सर्विसेज हो सकता है. ऑडिटिंग में भी यू हैव इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट. वो है वैल्यूएशन सर्विसेज या ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज जो मैं अभी कर रही हूँ. ट्रांजैक्शन एडवाइजरी हो गया, वैल्यूएशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. और मतलब डिफरेंट कंसल्टिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज दे प्रोवाइड बेसिकली. राइट. और जैसे हम CA में आ गए तो आर्टिकलशिप के लिए बिग फोर्स में कैसे अप्लाई करते हैं? मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. जैसे हम मतलब व्हेन आई वाज डूइंग आपका IPCC जब आप करते हो, देयर आर 2 mandatory training programs conducted by institute. Exactly. One is your OP, that is मतलब मेरे टाइम में it was OP. I don't know अभी orientation program. The other one is your ITT. So information technology वाला. So वो नहीं, OP इज ओरिएंटेशन. हाँ, OP अभी उसका MCS नेम चेंज हो जाता है, फाइनल में आते थे. सो OP में आपकी फैकल्टीज आती हैं दैट गाइड यू कि आपको आगे क्या करना चाहिए. सो आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वन ऑफ द फैकल्टीज व्हिच केम टू माय OP प्रोग्राम. उनका जो ऑरा है ना, दैट इज समथिंग जो हर एक फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट दे एस्पायर कि हमें वहां तक पहुंचना है. मतलब मैं बहुत उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुई थी. शी केम टू दैट प्रोग्राम एज अ फैकल्टी एंड हर बच्चे का यही क्वेश्चन होता है ड्यूरिंग OP कि हमें बिग फोर करना चाहिए, हमें मीडियोकर फर्म से करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए. तो वी ऑल्सो हैड द सेम क्वेश्चन. वी आस्क्ड हर कि हमें क्या करना चाहिए. एंड आई रिमेंबर द एग्जैक्ट स्टोरी विच शी टोल्ड अस. शी सेड देखो सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, बट अगर आप एक बिग फोर के बच्चे को 50 बच्चों के ग्रुप में खड़ा कर दोगे, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि बिग फोर का कौन है. एंड वो चीज मेरे माइंड को ऐसा इम्पैक्ट कर गई, मतलब दैट सिंगल लाइन गॉट इम्प्रिंटेड इन माई माइंड. लाइक आई इंस्टेंटली डिसाइडेड कि कुछ हो जाए बिग फोर जाना है. हाँ. कैसे भी जाना है बट बिग फोर जाना है. मोटिवेशन आ गया. हाँ, मतलब अगर ऐसा सीन है कि किसी चीज से आपको वो मतलब लाइन आउट ही हो जाते हो आप बहुत, यू स्टैंड आउट इन क्राउड एंड एवरीबडी इज लाइक कि यार ये तो बिग फोर का ही है, दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ. एंड ये चीज मेरे को बहुत बार बेनिफिट किया है कि मैं बिग फोर आर्टिकल थी या
people used to reach out to me for specific questions. यार बिग फोर में ये कैसे होता है यार, आर्टिकलशिप लगवा दे या जॉब, अभी तक भी दे आर लाइक यार जॉब लगवा दे, आर्टिकल मतलब रिज्यूमे रेफर कर दे. तो मतलब people are willing to reach to that certain level. Exactly. तो मैंने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि मुझे बिग फोर जाना है. देन द नेक्स्ट स्टेप वाज आई लुक्ड फॉर सो मेनी मेल आईडीज, एचआर की मेल आईडीज. आई गूगल्ड कि हाउ टू अप्लाई इन बिग फोर. तो बहुत सारी मतलब टॉप 10 फॉर्म्स की तो आ ही गई थी. तो टॉप 10 में जितनी एचआर वालों की जो मेल आईडी थी मैंने उठा के सबको मेल कर दिया. एक प्यारा सा मेल मैंने ड्राफ्ट किया एंड आई सेंड दैट सेम मेल टू एवरी एचआर पर्सन देयर. आई गॉट कॉल्स बट मेरे को वही था कि मेरे को बिग फोर्स में जाना है. राइट. सो लकीली वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम PwC. अच्छा. हाँ. सो PwC से कॉल आया. आई गेव द इंटरव्यू. इंटरव्यू क्लियर हो गया. इंटरव्यू में क्या होता है? सी इंटरव्यू में देयर आर 3 स्टेप्स. इंटरव्यू प्रोसेस जनरली 3 स्टेप्स का होता है, विच इंक्लूड्स योर फर्स्ट इज HR राउंड इन विच दे ask simple questions. मतलब HR calls you and he or she generally says कि आपका background क्या है, आपके academics क्या है, just to get to know you, like how you talk, how you answer to certain questions. So वो एक general personality overview, personality plus knowing the person. That's kind of call it is. Then comes the next round, which is the technical round. Technical round में they align senior people and you on the same platform. एक मीटिंग होती है, एक इंटरव्यू प्रोसेस प्रॉपर होता है. You either मतलब it can be a face to face interview or an online interview, so that depends. अभी कुछ companies are preferring कि आपका face to face virtual interview ना हो, face to face interview, because they want to know you as a person, your personality कैसी है, आपका way of behaving कैसा confidence, है, body language, exactly. Right. So that's why they prefer कि आप आके इंटरव्यू दे के जाओ. प्लस एक मुझे ऐसा लगता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है व्हेन यू सी सो मेनी कंपीटिंग अगेंस्ट यू. तो वहां पर एक जो एक फैक्टर आता है ना, वो कॉन्फिडेंस हिलने का. दे ऑल्सो ट्राई टू जज यू ऑन दैट बेसिस कि कोई भी सिचुएशन ऐसा आएगा तो सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा. तो एग्जैक्टली तो वो चीज मुझे ऐसा लगता है वो होता है. इट कुड बी अ वर्चुअल राउंड और ऑफलाइन राउंड. उसमें दे आस्क यू क्वेश्चंस. सो उसमें आपको क्या चाहिए, यू हैव टू बी वेरी sharp and sound in terms of technical knowledge as in subject knowledge, your syllabus, you should be thorough about it. आपने क्या पढ़ा है on the basis of मतलब आपके syllabus में जो था, do you have enough knowledge of that, पढ़ के आए हो, वो पूछते हैं. ठीक है. and उसमें भी आपसे कोई वो बहुत एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करते. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक 5th क्लास के बच्चे से 10th क्लास का सिलेबस पूछते हैं. उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए, सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज. हाँ. एंड मैं ये नहीं बोलूंगी कि बच्चा आउटलाइन नहीं करता इफ ही और शी एबल्स टू आंसर समथिंग स्पेशल जो उनको एक्सपेक्टेड नहीं था. उस चीज वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां पर दे प्रेफर यू. एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर समथिंग जो आपको लग रहा है कि इट वॉज नॉट इन माई डोमेन, ये मेरे से बहुत आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है, सो इट्स ओके. मतलब बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे नर्वस हो जाते हैं कि यार ये क्यों हो गया, ये मैं तो आंसर ही नहीं कर पाया. या वो आके बोलते हैं कि भाई मेरे को मतलब मेरे से ऐसा बहुत बार होता है, पूछते हैं दीदी मेरा इंटरव्यू है मैं क्या पढ़ के जाऊँ. तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि यार जो पढ़ा है ना अच्छे से, वो अच्छे से ब्रशन अप कर लो. जस्ट गो थ्रू योर इंटायर चैप्टर्स, जो मेन सब्जेक्ट्स हो गया, आपका टैक्स हो गया, अकाउंट. अगर आप बिग फोर में ऑडिट में दे रहे हो आप इंटरव्यू, सो मेक श्योर आपके ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए. क्या कैटेगरीज होती हैं, किस फॉर आर्टिकलशिप अभी के लिए मतलब वैसे वो जनरली ऑडिट में ही रहते हैं, बट बिग फोर्स टैक्स में भी लेते हैं. टैक्स में भी यू हैव 2 कैटेगरीज, ईदर IDT और DT टैक्स. तो अगर आप टैक्स में इंटरव्यू दे रहे हो तो मेक श्योर आपके टैक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए. अगर आप ऑडिट में दे रहे हो तो आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो तो कॉमन ही है सबके लिए. तो अकाउंट्स की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए इफ यू आर इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. तो अच्छे से पढ़ के जाओ. आई विल से कि जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ो. एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, जस्ट पोलाइटली से कि सर आई डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, या आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली रिविजिट इट, या आई विल ट्राई टू लर्न अबाउट इट मोर. Be very clear in front of the interviewer, because that leaves an impression that you're not trying to mess things up. Honesty is the best policy. They actually feel कि the person is very loyal and very straightforward, that if he doesn't know anything, he's being very
स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट कि नहीं है, नहीं पता, मैं पूछ लूंगा, मैं सीख लूंगा या मैं जाके पढ़ लूंगा, दैट इज ओके. एंड दे आर ऑल्सो ओके कि द पर्सन कुड बी नर्वस ऑल्सो समटाइम्स कि चीजें आती भी होती हैं बट आप नहीं बोल पाते हो. तो दे अंडरस्टैंड दिस थिंग. देन कम्स द थर्ड राउंड. इफ यू आर एबल टू क्रैक द सेकेंड राउंड, आपके पास कॉल आता है फॉर द फाइनल राउंड विच इज द पार्टनर राउंड. उसमें कोई भी पार्टनर के साथ आपका इंटरव्यू अलाइंड होता है, where the partner who is the senior most person of the department or the team in which you are being hired, वो आपसे contact करता है and he judges you. and वो judges भी नहीं होता basically, I should not use the word judge, but he sees your potential, he asks general questions, वो same आपका background क्या है. That could also be a technical round. If the person is willing to test you on certain parameters, he can ask you उसी टाइम पर कि भाई मुझे उसको इफ ही फील्स कि ये चीज मिस हो गई है इन प्रीवियस इंटरव्यूज, वो चीज दैट थिंग कैन कम चेक कर सकता है बेसिकली. हाँ, इफ द पार्टनर इज सैटिस्फाइड दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी you know a beneficial resource to our organization, then we are good to go, you're hired. And after all these processes gets completed, then you get a call again from the HR for your negotiation. मतलब if obviously मैं यही पूछने वाला. हाँ, मतलब if everything goes well, then HR reaches out and you talk about compensation packages क्या होंगे. आर्टिकलशिप में it's generally fixed for all the big fours. कितना होता है? मतलब मेरे टाइम पर it was 10, 15, 20. So first year में you get 10,000, second year में it's 15 and third year में 20,000. ठीक है. तो वो आई थिंक बहुत ज्यादा लगता था उन लोगों को जो मीडियोकर फर्म से करते थे, बिकॉज दे हार्डली मीडियोकर फर्म्स में तो उनको तो वो देते भी नहीं है, बट दिखा मतलब दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड कि दिखा देते हैं बट दे आर नॉट पेड, बट इट्स वेरी बैड. राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि द ओनली डिफरेंस एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन मीडियोकर फर्म्स एंड बिग फोर इज डिसिप्लिन and your policies, your transparency, all these things makes big fours what they are today. तो they very well take care of their employees. तो जो चीज़ है सामने है, ऐसा नहीं होता सैलरी टाइम पे आती है तो आती है, बिकॉज उनकी एक रेपुटेशन है मार्केट में, वो उस चीज़ को हैम्पर नहीं कर सकते. तो एक बार वो हो मतलब ऐसा होता है कि HR से बात हो गई, दिस इज फॉर आर्टिकलशिप पर्पस 10-15. हम आर्टिकलशिप की बात करें. अगर आप नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई करें देन यू गेट अ कॉल, यू नेगोशिएट. उस पे भी चलेंगे हम अभी. हाँ, यू नेगोशिएट एंड देन फाइनली आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है विच यू हैव टू एक्सेप्ट. Once you accept the offer letter, then terms are मतलब obviously date of joining और ये सब चीजें वो सब उसके अंदर है. हाँ. तो आर्टिकलशिप में ऐसा कभी ओवरबर्डन फील होता है या कुछ ऐसा होता है? आर्टिकलशिप नाम ही इसी का है, मतलब द रियल स्ट्रगल इन योर एंटायर सीए जर्नी जो कहते हैं ना, अब आपने पैर रख लिया है रणभूमि में, वो आर्टिकलशिप से ही स्टार्ट होती है. बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग फाउंडेशन, आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, और वो भी क्या होता था उसमें से 50-60% तो 12th का ही होता था. व्हेन यू आर एन IPCC, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू वेक अप, गेट ड्रेस्ड, गो टू कोचिंग्स, पढ़ाई करनी है, शाम को होमवर्क करना है और सो जाओ, अगले दिन सेम यू रिपीट. बट आर्टिकलशिप में आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है. मतलब आई रिमेम्बर आई यूज टू गेट अप एट 4:30, 5 बजे वो रेडी वेडी होके, और हमें ये होता था कि आर्टिकलशिप स्टार्टिंग का 1 साल अच्छा निकलता है बिकॉज कोचिंग्स नहीं होती, बट after 1 year when you start going to coachings, you have to handle your work life balance also, your office pressure also, your clients. आपके पास काम उतना ही होगा, in fact बढ़ता जाएगा. With passing number of years you will be given more responsibilities. You will आपको experience बना देंगे, वो बोलेंगे कि now your experience you have spent 1 year in the firm, तो आपको चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, काम ज़्यादा मिलेगा. तो आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी है. तो तब तो आप ऑफिस के लिए रेडी होके जाते थे. सुबह की एक कोचिंग ली, पूरा दिन ऑफिस किया, शाम को सुबह की आधी बची हुई कोचिंग शाम को आके अटेंड करते थे, बिकॉज यू हैव टू रीच टू ऑफिस एट 10. तो अगर आप 10-10:30 से लेट चले गए, आपको हाफ डे मार्क हो जाता था. हाँ. तो आधी कोचिंग आप मॉर्निंग में लेते थे, आधी कोचिंग आके इवनिंग में कंटिन्यू करते थे. तो दैट्स हाउ. अब ये जो इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे माइंड में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ जिसने फाउंडेशन दिया है. फाउंडेशन मेरा हो गया, अब मैं इंटरमीडिएट में आ गया. इंटरमीडिएट का मुझे एक ग्रुप मेरा क्लियर हो गया, सेकंड मैंने नहीं दिया. तो मुझे बिग फोर्स में अगर आर्टिकलशिप करनी है तो बेसिक कौन सी स्किल्स हैं जो मेरे पास होनी चाहिए कि मेरा इजीली सिलेक्शन हो जाए और मैं बिग फोर्स में एज एन आर्टिकल पहुंच जाऊँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, as per my understanding, big fours never hire
people with one group clear. One group, right. They always say this very clearly outlined. उनके जो prospectus भी होता है, जो उनका JD होता है, they clearly say we want people with both groups first attempt clear. अच्छा, ये भी है. Yes, and बहुत rare cases में like if you are exceptionally good in your studies या आपने किसी तरह किसी known के या reference के through if you have reached to the interview level and you are able to clear that, उस basis पे आपको शायद वो ले लें अगर कोई आपका known है या कोई. अदरवाइज दे डोंट, मतलब उनका क्राइटेरिया ही फिक्स्ड है कि हम उनको ही लेंगे विद वेरी गुड एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब ऑल टुगेदर एक ऑलराउंडर बच्चे को लेते हैं वो. प्लस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ केसेस में कर लेते हैं बच्चे, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, आई नो फ्यू पीपल जिनका एक ही ग्रुप क्लियर था, उन्होंने तब भी आर्टिकलशिप कर ली थी बिग 4 से, बट उनके लिंक्स थे. सो वो तो पॉसिबल. बट जनरली अगर हम इन जनरल केस बात करें तो फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए एक अटेम्प्ट में, और इंटर के भी बोथ ग्रुप्स एक साथ होने चाहिए. yes. उसके साथ साथ मेरे में क्या स्किल्स होनी चाहिए सेपरेट? आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए. दे पुट यू इन अ सिनेरियो वेयर दे गिव यू अ केस स्टडी एंड दे आस्क हाउ यू विल बिहेव इन सर्टेन सिचुएशन. ये तो सब जगह आप MBA कैट का इंटरव्यू देने जाओ, आप इसका इंटरव्यू दो, उनका तो काम ये है ना. बट यहाँ पर भी यू सी दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू बिहेव इन अ सिमिलर मैनर. दे आर जजिंग यू व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर यू आर. मुझे ये कैसे समझ में आया कि मैं ऑडिट के लिए बनाऊं या टैक्स के लिए बनाऊं? सी मेरे केस में ये हुआ था, मुझे टैक्स में जाना था, उन्होंने नहीं दिया, मेरे साथ इंटरव्यू अच्छा हो गया, बाहर आके मेरे को ये बोला गया कि अक्षता अभी टैक्स में वैकेंसीज नहीं है, जिसमें है दे दो, ऑडिट दे दो. ऑडिट दे दो. एंड टू बी ऑनेस्ट दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई विल से. अच्छा. हाँ, बिकॉज ऑडिट में ना आपको मल्टी इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है. आप मल्टी इंडस्ट्री मीन्स सबसे पहले तो आप जब व्हेन यू आर एन आर्टिकल, आपको बहुत लोगों के साथ काम करने को मिलता है. इट्स नॉट योर फिक्स्ड टीम. यू वर्क विद पीपल जो रियल एस्टेट के धुरंधर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के दे आर स्पेशलाइज्ड, या फिर ये हो गया कुछ ट्रेडिंग के हैं, या फिर आपका कुछ फार्मा सेक्टर्स को डील करते हैं, कुछ IT सेक्टर्स को डील करते हैं, कुछ एजुकेशनल सेक्टर्स आपका. हाँ, सो मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर एज यू नो. एंड हर मतलब वहाँ पर स्पेशलाइजेशन होता है, कुछ टीम्स उसी पे काम करती हैं. तो एज एन आर्टिकल यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सो मेनी पीपल. ये अपॉर्चुनिटीज टैक्स में नहीं मिलती? टैक्स में तो आपके पास काम ही अलग है ना. मतलब यू अंडरस्टैंड, ऑडिट इज व्हाट, ऑडिट इज योर आपका बुक्स की चेकिंग. मतलब व्हाट यू डू इज आप इंस्पेक्शन करते हो वेदर योर बुक्स आर प्रिपेयर्ड फेयरली. समझ रहे हो वो क्या होता है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, दैट इज ऑडिट. आपको अब उसमें भी आप जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो, बैलेंस शीट P&L देख रहे हो. एवरी टाइम यू आर लुकिंग, किसी बैलेंस शीट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, किसी बैलेंस शीट में कोई बहुत, किसी पर्टिकुलर P&L में एक्सपेंस हेड जो है आपका, किसी में पेरोल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, किसी में आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो कॉग्स बहुत ज़्यादा होगा. तो इट डिपेंड्स, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इट वेरीज कि आपका कौन सा खर्चा ज्यादा होगा. COGS इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो इस बेसिस पर आपको यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग मॉडल, हाउ थिंग्स आर डन. लाइक आई have worked, I have during my articleship, my one of the favorite client was Mother Dairy. I have been part of the auditing team of Mother Dairy. टाटा का भी एक दो क्लाइंट्स में, तो एक दो एंटिटीज मैंने करी थी, नॉट एंटायर टाटा ग्रुप. तो ITC से एसोसिएट, मतलब देयर वर सो मेनी बिग जायंट कंपनीज वेयर आई वाज अ पार्ट ऑफ देयर ऑडिटिंग टीम. एंड आई स्टिल फील प्राउड कि उनके एक होता है ना, उनकी बैलेंस शीट पे हमारी फर्म के साइन ऑफ्स हैं, और उस साइन ऑफ्स की टीम, जिस टीम ने, जिस पार्टनर ने किया है, आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम. तो वो चीज टैक्स में भी होती है, बट टैक्स में काम ही अलग है. आप GST देख रहे हो तो आप समझो दो अलग अलग रास्ते हैं. ऑडिट में आप कुछ और चीजें चेक करोगे, टैक्स में आप GST कंप्लायंसेस चेक करोगे, या फिर DT देख रहे हो तो इनकम टैक्स में आप देख रहे हो कि कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा. सो एंटायरली डिफरेंट थिंग. बट हाँ, बिग 4 आपको ये बेनिफिट देता है कि आप बहुत चीजें एक्सपीरियंस करते हो जो शायद आपने कभी नहीं सोची होगी. मतलब फॉर मी, what is the best experience you ever had during your articleship? कुछ याद आ रहा है? मेरी articleship तो मतलब it was so wholesome, so amazing. I worked with very good people, very good, very supportive people, and I'm still in touch with those.
दे हैव ऑलवेज बीन माई मेंटर एंड मेरे को तो मतलब द वेरी फर्स्ट डे आई जॉइंड Deloitte, the next day I got a call from scheduling team who used to schedule resources, मतलब किसको कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है, कि अक्षता, मतलब मैं नाम आई डोंट नो वेदर आई शुड टेक और नॉट, बट I think it's okay. ITH is the associate company of ITC. So जितने भी hotels हैं ITC के वो मैंने देखे, मतलब मेरे को नेक्स्ट डे कॉल आ गया था कि आपको राजपुताना जयपुर जाना है ऑडिट के लिए, मतलब दैट वाज नॉट अ प्योर ऑडिट, दैट वाज एंसिलरी सर्विसेज थी एक्चुअली, उनकी सर्टिफिकेशन फी बना का कुछ चेकिंग करनी थी, तो एक सर्टिफिकेट देते होते थे डिलॉयट, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको सारे आईटीसी के होटल्स में जाना है. सो आई वेंट टू, मजा आया हॉस्पिटैलिटी बहुत, और लेकिन ऐसा भी नहीं है, हर चीज की अपनी अपनी प्रॉज एंड कॉन्स हैं. आई वेंट टू आईटीसी मुगल आगरा 2-3-4 दिन बाद डिलॉयट ज्वाइन करने के, और हमें पता चला वहां से ताजमहल दिखता है. वी डिडंट गेट टाइम टू सी दैट. कैन यू इमेजिन, हम कहाँ थे, हम उनकी बेसमेंट में बैठे थे और उनके बहुत सारे मतलब अकाउंट्स लेके बैठे हुए थे. ऑल वी डिड वाज होटल से नीचे बेसमेंट, बेसमेंट से होटल, दैट्स इट. तो आई हैव बीन टू सो मेनी होटल्स. तो वो एक पार्ट था ITH, व्हाट आई टोल्ड, कि वो ITH का मैं 1.5 साल तक आई वाज अ पार्ट ऑफ देयर ऑडिट टीम, वो किया है. उसके चक्कर में मैं बहुत सारी जगह गई हूँ, हैदराबाद, बैंगलोर एंड योर आई डोंट रिमेम्बर आपका ये ठीक है, let it be. हाँ, so I have been to so many places just because of ITH का audit, because उनकी branches were scattered all over India. हाँ, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. आई रिमेम्बर हमारे जो न्यू ईयर्स होते हैं वो सब स्टॉक काउंट और कैश काउंट में जाते हैं. मतलब वो तो जाने ही हाँ, तो मुझे याद है दैट वाज माय फर्स्ट सोलो, एंड मैं मॉर्निंग में 11 बजे की बैठी थी. आई वेंट टू शिमला ओबरॉय होटल्स में. क्या करने गई हूँ? कैश काउंट करने गई हूँ सिर्फ. सो आई रीच देयर 31st की रात को 11:30 पौने 12 बजे रात को सोई हूँ. सुबह 9 बजे आई वेंट टू देयर ऑफिस फर्स्ट. सोचो न्यू ईयर पर व्हाट वी वर डूइंग इज काउंटिंग कैश. एग्जैक्टली. एंड सेम डे रात को वापस. सो that's how experiences are made. I mean, I'm so thankful for these experiences. I had my first flight trip during my articleship, और तब से तो ऐसा हो गया कि it's casual. कभी भी बस फोन आ जाता है, आपकी टिकट्स बुक है, आप यहाँ चले जाओ, उधर जाना है. तो वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल सकता किसी चीज में. Perks of working with Big Fours. Yes, आपके नेटवर्क्स बहुत अच्छे बन जाते हैं. When you go for audit to different places, आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है. I remember I went to लखनऊ, वहाँ पर कोई एनिमल्स की मेडिसिन का स्टॉक काउंट था. तो वहाँ पर when I went, and वहाँ पे जो हाउस हेल्प थे, वो मेरे नाना जी के एज के होंगे, एंड ही ट्रीटेड मी लाइक मैम जो कोई गलती हो तो माफ कर. एंड आई लिटरली आई फेल्ट लाइक क्राइंग कि ऐसे मत करो यार, प्लीज मत करो. मतलब यू गेट रिस्पेक्ट, बट समटाइम्स यू फील कि यार आपने नहीं सोचा था कि लोग आपको इतना प्यार देंगे, इतना रिस्पेक्ट करेंगे. वेर एवर यू गो आपके आगे 4 चीजें आ जाती हैं. तो वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ ऑडिट. अगेन आई एम सेइंग आई डोंट बिलोंग टू दैट वर्ड एनी मोर, बट जब मैंने छोड़ा मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज के लिए कि यार वो जो ऐश होती थी वो नहीं हो रही है. How do you manage your studies alongside lot of work and everything? वो बहुत डिफिकल्ट होता है. अगेन whenever you're traveling you have to carry your books, your laptop. बीच बीच में टाइम जैसे ही मिलता है ना कि आप वापस होटल आ रहे हो, तो लोग फ्री टाइम निकाल के होटल घूमते थे. हम कहते थे नहीं फटाफट ऑफिस का काम खत्म हुआ. मैं वही सोच रहा हूँ ना कि लोग सोच रहे होंगे बड़ा मजा है, ऐड कर दूं वो एलिमेंट. बिल्कुल नहीं है. मतलब प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग, बट दैट वाज हेल. व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, आई यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली एंड गुड़गांव मेरा ऑफिस होता था. सो वो जो 2-2.5 घंटे का ट्रेवल होता था, मतलब 1-1.5 घंटा मॉर्निंग में, शाम को 2-2.5 घंटे, हमें अपने वो लैपटॉप खोले, बुक्स निकाली एंड वी यूज्ड टू स्टडी, बिकॉज और कोई टाइम ही नहीं है ना. राइट. आपको उन्हीं 24 आवर्स में टाइम स्नैच करना. वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? अगेन अगर आपकी मॉर्निंग फ्लाइट है, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो 10 बजे से ही आऊंगी. जनरली मतलब मैंने बोला ना कि मैं 10:30 टू जब तक है जान 6, 7, 8 नॉर्मली 7, 7:30, 8 बज जाते थे. 10:30 to 8 इज नॉर्मल सिनेरियो. हाँ, बट अगेन अगर आपका कुछ क्लाइंट डिलीवरेबल है, आपका प्रेशर है, रिपोर्ट जानी है, तो आप नहीं कर सकते. आपको 10 भी बजेंगे, 11 भी बजेंगे. आई रिमेम्बर मैं रात के 3 बजे भी गुड़गांव से निकली हूँ, 4, 4:30 मैं लक्ष्मी नगर पहुंची हूँ. तो immense amount of hard work. इट इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब अगर मैं अभी बैठ के सोचूं ना, तो
मेहनत इतनी है बट रिवॉर्ड भी फिर है उतना. Do you think really? Is it worth Reward it? as in कि see everything is not measured in terms of money. Right. Please understand. It's Right, not right. always money. It's sometimes the respect again जो मैंने अभी बोला वो उस टाइम पर ही आप एक्सपीरियंस करने लग जाते हो. When you enter this profession ना आपको दिख जाता है कि आप किसी सही जगह पर ही जा रहे हो. कुछ तो रिस्पेक्ट है, मतलब कुछ है इस प्रोफेशन में. दिस वर्ड सीए इन इटसेल्फ इज समथिंग अमेजिंग. एंड टिल डेट व्हेनेवर आई ट्रेवल एंड इफ जो भी आसपास के लोग हैं, इफ दे गेट टू नो कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूछ ही लेते हैं बेटा क्या करते हो, एक उनके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं. राइट. और मैं अभी रिसेंटली बहुत ट्रेवल करना मैंने स्टार्ट कर दिया है. तो जहाँ भी मैं जाती हूँ ऑब्वियसली यू टॉक विद पीपल, यू गेट टू नो देम. तो वो भी पूछते हैं एंड जैसे ही उनको पता चलता है अच्छा आप सीए हो, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे. ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, मेरा टैक्स देख दो. और ये बहुत मिथ है, लोगों में लगता है कि सीए सिर्फ टैक्स ही देखते हैं. राइट. तो वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि एक सीए क्या क्या देखता है. एक सीए बहुत कुछ देखता है, डिपेंड करता है वो किस लाइन में अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंट समझ रहा है. जैसे मुझे हमेशा से ऑडिट पसंद था, तो आई डिसाइडेड टू गो इनटू ऑडिट आफ्टर क्वालिफाइंग. बट व्हेन आई फेल्ट द नीड कि नहीं अभी इट्स नॉट द राइट टाइम कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, समथिंग एल्स डिमांड्स माय टाइम एंड ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटीज चेंज हुई, फैमिली को टाइम देना था, तो मैंने चेंज कर लिया. अब क्या चेंज किया, ड्यू डिलिजेंस. सो दैट इज अ डिफरेंट लाइन. तो क्या क्या मतलब मैं थोड़ा सा इस चीज को ऑडिट बेसिक हम लोग क्राइटेरिया या कैटेगरी वाइज रखते हैं कि एक बच्चा जानना चाहता है कि आफ्टर बिकमिंग अ सीए ऑडिट कर सकते हो आप. ऑडिट में भी आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हो, फुल फ्लेज्ड जो मतलब इट्स लाइक एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी ऑफ दैट क्लाइंट, कि आप उन्हीं की बुक्स देख रहे हो, बिल्कुल कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हो. सेकंड इज योर टैक्स. टैक्स में भी यू हैव आईडीटी, डीटी. राइट. पहले आईडीटी में ऑप्शंस बहुत थे, अब जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा सागर बन चुका है. उसके बाद इफ यू आस्क तो वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अभी बिग फोर्स भी बहुत अच्छे लेवल पर करते हैं. वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली शार्क टैंक में सबको बता दिया. और वैल्यूएशन कैसे होता है इस पे भी आते हैं. वैल्यूएशंस है. और देन यू हैव कंसल्टेंसी. अब वो कंसल्टेंसी बहुत तरह से हो सकती है. आपको नॉर्मली जैसे एक्वायर करना है, कुछ जनरल आपको कुछ भी करना है, यू कम टू बिग फोर्स फॉर देयर हेल्प. तो उस बेस उसमें भी आपके जैसे आईपीओ रिलेटेड एडवाइजरी हो गया, स्टार्टअप रिलेटेड एडवाइजरी, ये सब तो कंसल्टेंसी में आता है. ये सब कंसल्टेंसी इज जस्ट टेल मी व्हाट टू डू, हाउ टू डू. ठीक है. तो एक्चुअरियल एक सीए एक्चुअरियल अभी मैंने मतलब बहुत केसेस देखे हैं कि दे आर बिकमिंग एक्चुअरियल्स आल्सो. वो हो गया, सीपीए हो गया, सीएफपी हो गया, सर्टिफाइड फाइनेंशियल, वो सारी चीजें बहुत हैं. चार्टर्ड इंजीनियर अभी करके मैं एक नया टर्म सुन रही हूँ. आई एम नॉट सो मच अवेयर अबाउट इट, बट ये चीजें हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत सीएस जा रहे हैं, स्कोप बहुत अच्छा है, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सीए इज नॉट जस्ट फाइलिंग, आई से नो, इट्स नॉट. बहुत सारी बियॉन्ड दैट. तो इतनी सारी चीजें हम देख रहे हैं, तो इसमें अर्निंग पोटेंशियल क्या है, कहाँ से जॉब्स स्टार्टिंग सैलरीज होती हैं, या क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक हमारे पॉडकास्ट में. सो व्हाट आई रियली वांट इन दिस टू नो कि एक बच्चा जो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, जो जॉब में जाना चाहता है, जिसको लगता है कि नहीं यार आई एम नॉट अ प्रैक्टिस पर्सन, आई रियली वांट टू गेट इनटू अ स्टेबल जॉब, तो उसके लिए एक अर्निंग पोटेंशियल क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कितना वो अर्न कर सकता है, क्या उसका कैपेसिटी हो सकता है. व्हाट आर योर टेक ऑन दिस? See, it's not only about money या stable job. Sometimes I feel that people are really willing to go for jobs, but they cannot leave their family alone. Right. And especially मुझे लगता है लड़कों के केस में ये ज्यादा होता है. Absolutely. कि उनको लगता है कि आई एम द ओनली सपोर्ट टू माई फैमिली और मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता. सो इवन इफ दे वांट कि मैं जॉब के लिए बाहर निकल जाऊं, उनके होम टाउन्स में अच्छे कंपनीज नहीं है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सो दे हैव टू सेटल फॉर लेस. या तो वो छोटी मोटी जॉब्स देखेंगे. आई पर्सनली नो पीपल जिनका बहुत अच्छा पोटेंशियल था, वो आर्टिकलशिप के लिए बाहर नहीं गए. उन्होंने यहीं कहीं छोटी मोटी फर्म से आर्टिकलशिप कर ली है, and what they costed them is their entire career. नहीं सीख पाए इतना. आपको लगता है कि आप कुछ चीजें सैक्रिफाइस कर लोगे तो आपकी लाइफ सेम उसी ट्रैक पर आ जाएगी कि मतलब आई फील कि आपको अपना डिसीजन ना बहुत टाइमली लेना चाहिए. राइट. और what you said कि बाहर जॉब की पोटेंशियल्स हैं, क्या करना चाहिए, तो आई फील कि मतलब सिर्फ
फैमिली की वजह से, अगेन वही पॉइंट पर आती हूँ कि फैमिली की वजह से नहीं, जॉब में भी अगर आप जाना चाहोगे, कमिंग टू द अर्निंग पोटेंशियल, आई फील कि हर डिपार्टमेंट की एक अपने ग्रोथ है, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और अपने अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, डिमांड्स हैं. लाइक इफ यू आर इन ऑडिट, यू हैव टू बी कॉन्टिन्यूसली गेट योरसेल्फ अपडेटेड विद स्टैंडर्ड्स. तो आपको ऐसा लगेगा कि यार, बहुत बार लगेगा, जो मुझे भी फील होता था कि बहुत मोनोटनस हो रही है, बट ग्रोथ है उसमें भी. आप क्लाइंट सेम जैसे रखते हो. सो आई हैव सीन पीपल जो एक आर्टिकलशिप टाइम से थे और वो स्टार्ट टू एंड तक उसी क्लाइंट के साथ लिंक्ड रहे हैं. व्हेन दे बिकेम क्वालिफाइड, उन्होंने उसको फुल फ्लेजेडली अडॉप्ट कर लिया है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है, क्लाइंट्स भी आपको रिटेन कर लेते हैं इन देयर फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. तो पैसा ऑडिट में भी बहुत है, टैक्स में भी बहुत है. प्लस आप जो ये सारा एक्सपीरियंस गेन करते हो, बेसिस दैट आपको अदर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिल जाती हैं, लाइक ओवरसीज अपॉर्चुनिटी. आई नो पीपल जो सेम ग्रुप, जैसे डिलॉयट भी है, तो डिलॉयट इंडिया वर्सेस दे हैव शिफ्टेड टू डिलॉयट दुबई, डिलॉयट यूएस. अब तो दुबई में भी बहुत एग्जैक्टली. एंड ये बिग फोर्स का ये बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है कि इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज स्प्रेड अक्रॉस वर्ल्ड. तो आपको ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आपके कुछ ऐसे प्लान्स बन रहे हैं शिफ्टिंग टू सम स्पेसिफिक कंट्री, तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे जॉब ढूंढनी है. यू कैन अप्लाई कि मेरे को आई वांट टू स्विच टू सम अदर लोकेशन. एंड उनको ऐसा सच कोई जितना प्रॉब्लम भी नहीं होती, बिकॉज if they see you as a potential resource, a potential employee हो, they are willing, because vacancy हर जगह हो जाती है. ऑडिट में आपकी क्या पोस्ट होती है? मतलब आप कंपनी में ऑडिट में अगर जॉब कर रहे हो तो आप किस डेजिग्नेशन पे हो? You start with an assistant manager. I am talking about Deloitte only because मेरे को उसी का ही ऑडिट का एक्सपीरियंस है. Then you get promoted to deputy manager. ठीक है. Assistant manager is AM, then DM is deputy manager, then manager, then senior manager, then director, and then finally a partner. ओके. और इसकी सैलरी कितनी होती है? मतलब अगेन ऑडिट की कहते हैं कि बाकी जैसे डीडी या बाकी चीजों से कहते हैं कम है. ड्यू डिलिजेंस, टैक्स, सब बोलते हैं कि ऑडिट की कंपैरेटिवली सबसे कम है. बट आई नो पीपल जो उसमें भी अच्छा कमाए. एवरेज कितनी है, कहाँ से शुरू होती है? स्टार्टिंग पैकेजेस मेरे टाइम पर इट वाज लाइक 8 to 9 लाख से, अब वो बढ़ के 10-11 तो हो ही गए हैं. अच्छा. हाँ, तो जैसे जैसे मतलब एज यू ग्रो तो आपके पैकेजेस इंक्रीमेंट वही आपका जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस रहता है उतना ही रहता है. बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको नहीं मिलती उसमें. डीडी में क्या डेजिग्नेशंस होती हैं? डीडी में आपकी डेजिग्नेशन अगेन वो भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. हर जगह सेम नॉमेनक्लेचर नहीं होता, बट जनरली इट स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम योर असिस्टेंट मैनेजर. लाइक इन EY दे हैव असिस्टेंट मैनेजर, देन एसोसिएट मैनेजर, देन मैनेजर, सीनियर मैनेजर. ओके. So that goes इसका ऑडिट के कंपैरेटिवली पे में कितना डिफरेंस है? इतना ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है. ओके. पे अगेन इट्स नॉट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन. देखो, दे आर विलिंग टू पे यू. आप मांगो, आप पोटेंशियल प्रूव करो. राइट, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी देयर आर पीपल जो मैनेजर से नीचे हैं, बट दे आर अर्निंग मोर देन मैनेजर. ओके. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, द वे यू नेगोशिएट, द वे यू प्रेजेंट, एंड आपका इंटरव्यू कैसा जाता है. The more you are able to prove them कि आप इतने के काबिल हो, वो आपको उतने तो देंगे ही, ज्यादा भी दें if you fight. हाँ, right. तो you have to prove yourself. आप अपनी skills दिखाओ, and not only your knowledge, not only your technical knowledge, आप अपने non quantifiable aspects, वो factors you present yourself in that way कि आपकी कीमत ही ज्यादा है. वो फिर वो कीमत वो बताएंगे कि कितनी ज्यादा है. अभी हमने एक वायरल वीडियो देखा था YouTube पे, वो CA का ही था, ICI का, जब आपका कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा था. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट. तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने CV लेके और थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब काफी ज्यादा ऐसा उसमें ऐसा दिख रहा था कि जॉब्स के लिए परेशान है. डू यू रियली फील ऐसा सिनेरियो है, या इज देयर अ लैक ऑफ स्किल, और व्हाट डू यू थिंक? See, again, my opinion may differ from rest of the people, but what I feel is कि jobs की कभी कमी नहीं रहती. एंड आप ये भी समझो ना कि इफ देयर इज अ कंपनी जिसको ऑब्वियसली वो 100 के 100 लोगों को तो नहीं रख लेगी ना, उसके पास सिर्फ 5 लोगों के लिए जॉब है, तो वो डिसाइड करेगी ना हु इज द बेस्ट कैंडिडेट. उसको पैसे देने हैं. एंड जब आप भी देखते हो, आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हो, आपको 100 रुपए की भी कोई चीज लेनी होती है, यू सी ना कि वो सबसे ज्यादा वर्दी क्या है 100 रुपए की, देन यू स्पेंड. सो दे आर लाइक
आउट ऑफ 100 दे विल ऑब्वियसली ट्राई, दे विल सी कि क्या है, कौन सबसे बेस्ट है, कौन कंपैटिबल है विद द वर्किंग स्टाइल एंड वर्किंग रिक्वायरमेंट ऑफ माय कंपनी, हमारे पास काम कैसा है और सामने वाले के पास एबिलिटीज क्या है. Exactly. वो मैच करने के बाद हु इज द बेस्ट फिट, ही और शी गेट्स द जॉब. तो वो प्रॉब्लम है. बट अगेन अब देखो, जैसे जॉब सीए के रिजल्ट्स आते हैं, बहुत लोग पास जो होते हैं, पास होने के बाद एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग फॉर अ जॉब. तो कंपनीज के पास उस टाइम उतने बंदों की नहीं होती ना वैकेंसी. तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है इनिशियली. तो वो लोग ज्यादा एक्सेल कर जाते हैं हु आर द बेस्ट, या जिनको वो वहां तक पहुंच गए हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं, वो ले जाएंगे जॉब. बट ऐसा नहीं है, बाकी खाली घर पे तो नहीं बैठेंगे ना. ये हो सकता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद जॉब मिल जाती है. एंड ऑल्सो ये भी पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाए विच इज नॉट दैट गुड पेइंग, बट समवेयर और द अदर आफ्टर 1 year और 2 years डाउन द लाइन आप पहुंच जाते हो वहां तक. मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे भी लोग रहे हैं, दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, उनकी फर्स्ट जॉब इतनी बकवास थी, दे वर लाइक यार अभी तो बस ठीक है घर चलाना है, तो कर रहे हैं नौकरी. एंड राइट नाउ दे आर अर्निंग रियली वेल. तो आप ये चीज समझो, उस टाइम पर वो एग्रेशन ना आना, इट्स ओके. व्हेन यू डोंट गेट द जॉब एंड यू हैव द डिग्री इन हैंड, यू फील लाइक कि अभी दे दो भाई, अभी करवा लो काम. बट वो चीज सामने वाले के लिए पॉसिबल नहीं है ना. वो तो 100 में से 2 बच्चे लेंगे. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो आफ्टर बिकमिंग अ सीए, अगर मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? कैंपस रिक्रूटमेंट इज वन ऑफ द थिंग. यस, करेक्ट. उसके अलावा कैंपस रिक्रूटमेंट में तो ऑब्वियसली भी आप देखते हो कि आपका सेक्टर कौन सा, आप किसमें इंटरेस्टेड है. उसमें सबको नहीं मिलती. मैंने भी नहीं किया था कैंपस से. उसके अलावा ऑप्शंस ये हैं, वॉक-इन्स होते हैं बहुत ज्यादा कंपनीज में. वॉक-इन्स में डायरेक्टली मतलब आप लिंक्डइन पर भी देखते हो, जब भी वैकेंसी रहती है तो दे पोस्ट ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, लिंक्डइन इज द प्रोफेशनल हब. आप मतलब उसको तो इग्नोर ही नहीं कर सकते. यू हैव टू बी एक्टिव इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब. यू रीच आउट टू पीपल जो दे मतलब एवरीबडी पोस्ट की वी हैव वैकेंसीज, बिकॉज कंपनीज आर प्रमोटिंग दिस reference thing. They want people to refer, and they also give referral bonuses for good candidates. Achha. So that is why everybody is so interested in posting, because they will get monetary benefit if the person gets selected. So that's how it works. So everybody is posting. उनको भी लगता है कि जितना ज़्यादा pool आएगा, we will be able to select the best one. तो LinkedIn is second thing. Then company की websites पर भी they post whenever they have a vacancy. Every company have their career portals, जिस पर जो भी वैकेंसी आती है दे पोस्ट इट. तो उसको भी रेगुलर चेक चेक करो. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू सम पर्टिकुलर कंपनी, आपको लग रहा है कि बीपीसीएल गवर्नमेंट जॉब्स भी हो गई आपकी, आईटीसी हो गया, कोई एनी XYZ कंपनी, इफ यू फील मुझे इसमें जाना है, स्टे अपडेटेड. उसकी साइड बार पर खुल के देखो, सी की अभी उन्होंने पोस्ट किया है, आप उसको अप्लाई कर दो. सी द क्राइटेरियाज वेदर इट इज फुलफिल्ड और नॉट. तो वो चीजों आपको मतलब यू हैव टू बी वेरी एक्टिव. कोई चीज ऐसे नहीं मिलेगी. ये तो तरीके हो गए वहां तक पहुंचने के. व्हाट डू यू थिंक कि आपका सीवी किस तरीके का होना चाहिए टू गेट इनटू दैट जॉब? सीवी के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? ओके, सो सीवी के लिए सबसे पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रोफेशनली डिसेंट हो. मतलब यू कैन नॉट पुट बहुत सारी कलरिंग एंड डेकोरेटिव नहीं बनाना है. वो होना चाहिए. एंड इट शुड बी प्रिसाइज. कहानियां नहीं लिखनी है उसमें कि आपने बहुत लंबी लंबी स्टोरीज, मतलब इट शुड बी समथिंग एंड दैट शुड बी कस्टमाइज्ड टू द कंपनी यू आर अप्लाइंग. मतलब इफ अ कंपनी इज लुकिंग फॉर कि मुझे पाइथन रिलेटेड काम कराना है, तो वो चीज आप बहुत अच्छे से मेंशन करो कि आई हैव एन एक्सपर्टीज इन पाइथन, आई हैव डन दिस इन दिस कोर्स व्हिच इज रिलेटेड टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आज की डेट में आई सी अ लॉट ऑफ पीपल अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट सीवी एक ही है. सीवी मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि सामने वाले को आप एक पेपर दे के मार रहे हो, क्योंकि उनके पास तो 100 सीवीज आएंगे ना. इट्स नॉट ओनली योर्स कि उनको रेफर करना है. दे विल सी 100 सीवीज, और हर बंदा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग उनको भेजे जा रहे हैं, बाहर से भी उनके पास आ रहे हैं. सो what makes your CV different is the thing which they are looking for. So make sure वो बहुत अच्छे से, बहुत beautifully drafted हो, that catches the attention of the reader कि यही तो चाहिए था. आजकल तो लोग ChatGPT से CVs बनवा रहे हैं. वो मतलब ठीक है, they are taking a short. वो पता चल जाता है कि ये भाई ChatGPT जनरेटेड है. Exactly. वो दिखता है कि ये AI से बना है.
CV हो गया। अच्छा, हम लोग वैल्यूएशंस की बात कर रहे थे, शार्क टैंक बहुत पॉपुलर हुआ, तो वैल्यूएशंस कैसे होती हैं, कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से लगाते हैं? सी देर आर डिफरेंट मेथड्स टू वैल्यू अ कंपनी, ठीक है। सो वो हम अपने CA कोर्स में पढ़ते भी हैं। राइट। SFM में भी वैल्यूएशंस का पूरा चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारी अप्रोचेस होती हैं, लाइक DCF हो गया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाली अप्रोच हो गई, बेटा मल्टीपल हो गया, रेवेन्यू को डिस्काउंट करते हैं, मतलब देर आर सो मेनी वेज। वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या चल रही है, क्लाइंट की टारगेट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हाउ मतलब दे हैव कम टू द टर्म्स कि क्या कर रहे हैं। वैल्यूएशन इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज योर एक्चुअल एडजस्टेड वैल्यू ऑफ योर कंपनी। वैल्यू हम थोड़ा सा लोगों को समझा सकते हैं क्या कि वैल्यूएशन होता क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि भाई 1 बिलियन की कंपनी है तो लोगों को लगता है दे आर अर्निंग 1 बिलियन, तो वो एक कंफ्यूजन वाला एलिमेंट है कि भाई इतना वो उनकी वैल्यूएशन है, दे आर नॉट मेकिंग दैट रेवेन्यूज। थोड़ा सा इस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं? वैल्यूएशन एक सिंपल लेमैन टर्म में अगर मैं बोलूंगी तो वैल्यूएशन इज कंपनी की औकात कितनी है, क्या अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल, व्हाट्स द वर्थ। मतलब अगर आज मैं उस कंपनी को मैं खरीदना चाहती हूँ उस कंपनी को, तो इफ समबडी कम्स एंड से कि इसकी वैल्यूएशन है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आज इसके पास इतने पैसे हैं या कुछ है, उसकी वर्थ इतनी है। एंड दैट वर्थ इज नॉट ओनली कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ योर रेवेन्यू या अर्निंग, सिर्फ यही नहीं होता है, दैट कुड ऑल्सो बी द पोटेंशियल अर्निंग capacity of the company. Right. मतलब the company doesn't have funds right now, but it can generate funds in the coming future. So that's the worth of the company. हो सकता है उसके अभी revenues कुछ ना हो, प्रॉफिट्स कुछ ना हो। मैंने ऐसी कंपनीज का भी किया है जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जिसको प्री रेवेन्यू कंपनीज बोलते हैं, तो वो भी होती हैं, बट इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे बिलियंस फॉर दैट कंपनी। व्हाई? बिकॉज पॉसिबली उनके पास या तो मोनोपोली है या फिर उनके पास कुछ ऐसे असेट्स हैं that can help them is investors, that can help them generate value. Right. उनके पास एक आइडिया है, बट उस आइडिया को एक्शन में लाने के लिए उस कंपनी के एसेट की जरूरत है। सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट पेइंग फॉर कंपनी, दे आर पेइंग फॉर देयर असेट्स, फॉर द आइडिया। दे आर समटाइम्स दे आर रेडी टू पे फॉर द प्रमोटर्स। दे नो दैट प्रमोटर्स की क्या वैल्यू है, दे नो कि इनका जो आइडिया है वो आइडिया स्पेशली मेरे को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। तो वो वैल्यूएशन तो बहुत बात की चीज़ है। वैल्यूएशन तो एक आपका कैलकुलेशन हो गई। उस वैल्यूएशन तक पहुंचने के लिए आपको पहले तो अप्रोच डिसाइड करनी है कि मुझे किस अप्रोच से उस कंपनी की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली सब नंबर्स है, वैल्यूएशन नंबर्स है। तो आप ये पूछोगे ना कि पहले कि भाई वैल्यूएशन किस चीज पे चाहिए। अगर आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो फॉलो करना है तो आप उसके फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेडिक्ट करो। सबसे ज्यादा क्या फॉलो होता है? EBITDA मल्टीपल। मैंने जितना अभी तक व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज हमारे, बता सकते हैं EBITDA लोगों को? EBITDA इज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो वो आपका बेसिकली निकलता है आपके रेवेन्यूज में से सारी कॉग, मतलब आपका प्रॉफिट निकलता है बिफोर टैक्स, देन आफ्टर टैक्स, देन कुछ एडबैक्स होते हैं जैसे जो नॉन कैश एक्सपेंस हो गए, आपके डेप्रिसिएशन हो गए विच यू फील नॉन रिकरिंग। सो उस तक पहुंचने के लिए भी यू हैव टू अराइव एट एन एडजस्टेड रेवेन्यू। से मैं आप सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपकी कंपनी ने इस बार 5 लाख रुपए, सिंपल 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है, रेवेन्यू कमाए, प्रॉफिट, ठीक है, बट व्हाट यू फील, और इस साल हुआ क्या है, आपकी कंपनी ने एक बहुत अनएक्सपेक्टेड नॉन रिकरिंग लॉस कर लिया, ठीक है। अब वो लॉस था 10 लाख का। अच्छा। वो लॉस को अकाउंट फॉर करने के बाद आपका जो प्रॉफिट निकला है वो 5 लाख निकला है, ठीक है, बट वो लॉस आपको हर साल तो नहीं होगा, अगले साल नहीं होगा। या एक और एग्जांपल, आपने बहुत मोटा मार्केटिंग स्पेंड कर लिया, जैसे या आपने डोनेशन कर ली बहुत, लॉस बाय फायर मान लेते हैं, लॉस बाय फायर, मतलब कोई भी ऐसी नॉन ऑपरेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप हर साल नहीं करोगे, उन चीजों की एडजस्टमेंट आप प्रॉफिट में दोगे। सो बेसिकली योर प्रॉफिट इज नॉट 5. If that fire would not have happened, your profit would have been 15 lakh, correct? So वो 15 तक आप पहुंचोगे, तो आप अगर किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, you will say your adjusted profit is 15. Right.
योर रिपोर्टेड प्रॉफिट इज 5, राइट। उस एडजस्टेड प्रॉफिट पे आप वैल्यूएशन करोगे जो भी 2, 3, 5 टाइम्स 1.5, मतलब इन्वेस्टर जितने में माना कि मैं तो भाई 1.5 मल्टीपल दूंगा, तो यू मल्टीप्लाइड दैट EBITDA बाय दैट मल्टीपल। तो ये जो मल्टीपल है ये इंडस्ट्री के हिसाब से डिफर करता है? इंडस्ट्री के हिसाब से है, नेगोशिएशन स्किल्स के हिसाब से हैं, या प्रमोटर्स को अगर वो प्रूव कर पा रहे हैं कि भाई हम इतने में नहीं मानेंगे, हमारा तो पोटेंशियल इतने। एक जनरल सेंस में कितना एक्स मिल जाता है? दैट इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब अगेन आई विल नॉट से, क्योंकि जनरल कुछ नहीं है ना, वो भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा। 2x 3x, हाँ मतलब अराउंड इट। कुछ लोग 15x दे देते हैं। 15x अगर प्रॉफिट बहुत कम है, रेवेन्यू का तो ऑब्वियसली कम होगा, प्रॉफिट का मैं बता रही हूँ। सो वो सब आपके, और सबसे बड़ी बात है आपके नेटवर्क्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप रेवेन्यू पे लोगे, आप कैश फ्लोज पे लोगे। मतलब आई डिड अ DD फॉर वन ऑफ द कंपनी वेयर वो न्यूबॉर्न बेबीज की टेस्टिंग करते थे। अच्छा। कुछ प्रॉफिट नहीं था, कुछ रेवेन्यू नहीं था, सिर्फ उनकी मशीनरी, क्योंकि उनके US से इम्पोर्टेड मशीन्स थी और वो US में भी अपनी सर्विसेज देते थे। सोचो ब्लड सैंपल्स बाहर से आ रहे हैं। किसी ने सोचा है न्यू बॉर्न बेबीज, जो बच्चा भी हुआ है उसकी हियरिंग एड चेक करेंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्लड सैंपल्स। बहुत इंटरेस्टिंग। आप जो मतलब जितने भी बड़े स्टार्टअप्स आप बोलो, बहुत कंपनीज हो गई, फोन पे हो गया, बहुत सारी हैं, मतलब मैं नेम नहीं कर सकती हूँ, बट जितने भी अभी रिसेंटली जो एस्टेब्लिश हो रही हैं कंपनीज, जो अभी बहुत ज्यादा उभर रही हैं कंपनीज, उन सबके DD होते हैं। क्यों? बिकॉज अभी दे आर इन द फंडिंग स्टेज, उनका फर्स्ट राउंड हो गया है, सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड राउंड। हम थोड़ा सा लोगों को यहाँ से फंडिंग की स्टेजेस भी बता सकते हैं क्या? कहाँ से शुरू होता है, कैसे चलता है, थोड़ा सा? इट्स जस्ट लाइक ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट, आप पहले अपना पैसा लगाते हो, ठीक है, देन यू गो फॉर सीड फंडिंग, आप पीयर्स से लेते हो, मतलब वो आपके ऑब्वियसली आप जब CA पढ़ोगे उसमें देयर इज अ चैप्टर स्टार्टअप फाइनेंस, फाइनल्स में है स्टार्टअप फाइनेंस, दैट बेसिकली टेल्स यू व्हाट आर द डिफरेंट वेज अ स्टार्टअप कैन हैव फंडिंग, पैसा कहाँ से अरेंज कर सकता है। तो वो उसमें भी आपको ये सारे बताते हैं दैट यू हैव योर वेंचर कैपिटलिस्ट, योर एंजल इन्वेस्टर्स, योर बैंक्स, योर पर्सनल फाइनेंस, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन वंस यू स्टार्ट गेटिंग, जैसे अब मैंने किया था, उसमें अश्नीर ग्रोवर ने पैसा लगाया हुआ था, दैट्स अ वेरी गुड कंपनी, वो हो भी गई थी डील। तो अगेन लोग पैसा, जैसे फर्स्ट किसी सेलिब्रिटी से उन्होंने पैसा उठा लिया, या दे हैव टेकन कॉन्फिडेंस फ्रॉम एनी ऑफ द सेलिब्रिटीज, देन अदर इन्वेस्टर्स आल्सो दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग कि यार नहीं, अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी ने लगाया तो कुछ तो होगा, तो दैट्स हाउ दे गेट डिफरेंट राउंड्स ऑफ फंड्स। तो वो रिपोर्ट को हम प्रिपेयर करते हैं, हम एडजस्टेड रेवेन्यू, एडजस्टेड EBITDA कैलकुलेट करते हैं, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स बनाते हैं कि क्या क्वालिटी है उनकी अर्निंग्स की, मतलब एज इन कि जो अभी वो बुक्स में अर्निंग्स दिखा रहे हैं वेदर दे आर एक्चुअली रेकरिंग और नॉट। ऐसा नहीं है एक साल, जैसे बहुत बड़ा किसी का कस्टमर ही अगले साल से जाने वाला है, तो वी गिव एन एडजस्टमेंट फॉर दैट कि आज तो आप देख रहे हो कि भाई बुक्स में इतना पैसा आ रहा है, इस पर्टिकुलर होता ना 80-20 का रेशियो, दैट 80% ऑफ योर रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम 20% ऑफ योर कस्टमर्स एंड वाइस वर्सा। तो वो 80% रेवेन्यू में से अगर 20% हट ही जाएगा, बिल्कुल 80-20 सब that quality of earning we prepare कि whether the earnings which they are showing in their books it is actually of quality or not, exactly, whether it is distorted, मतलब क्या सीन है। हाँ एग्जैक्ट, जो रियलिटी सामने लेके आना, वो मेन चीज है। हाइप तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है इन्फ्लेट करके दिखाया हुआ है, एक्स्ट्रा खर्चे दिखाए हुए। इन्फ्लेट करती हैं कंपनीज, मतलब जस्ट टू गेट the fundings, वो सब ऑब्वियसली प्रमोटर स्टार्टअप फेजेस में आपको मिलेंगे ही कि जैसे प्रमोटर्स ट्रेवल कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल्स कर रहे हैं, तो दैट इज, अब हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्सनल है, बिकॉज यू कांट आइडेंटिफाई, आप देखने नहीं गए थे, बट इट्स मोर ऑफ बिजनेस नेचर, बिकॉज फाउंडर्स बिजनेस के लिए ट्रेवल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स हाउ यू प्रिपेयर द एडजस्टमेंट टेबल्स। DD का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यू प्रिपेयर एडजस्टेड रेवेन्यू, नेट वर्किंग कैपिटल, यू प्रिपेयर क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। बेसिस दिस द वैल्यूएशन टीम्स कैलकुलेट देयर, वो अपनी खुद की वर्किंग करते हैं, देन दे कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू, और उसको हम वैल्यूएशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो रिपोर्ट ट्रेवल्स फ्रॉम दिस टू दिस। इसमें भी देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो हमने रिपोर्ट दे दी,
वो आगे उनकी हेडेक है कि वो क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या तो ये सब बच्चा आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग सीखता है या बाद में सीखता है? डीडी में आर्टिकलशिप नहीं होती, ऑडिट में ही हमारे टाइम तक नहीं होती थी। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई डोंट थिंक नहीं होती, बिकॉज अभी मेरे साथ भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी वी डोंट हैव आर्टिकल्स। सो वो पोस्ट क्वालिफिकेशन, बिकॉज आपको उतनी नॉलेज चाहिए। right. आपको एक सीए होना चाहिए, या आप मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सीए हैं, एमबीए फाइनेंस वाले भी डीडी में आते हैं। तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि एडजस्टमेंट में क्या डलना चाहिए, रेकरिंग नॉन रेकरिंग, मतलब बहुत सारी चीजें बच्चा फाइनल के स्टेज पे सीखता है। right. और फाइनल करने के बाद, जैसे मैंने आपको एसएफएम की बात बताई, एसएफएम में वैल्यूएशंस है, तो आर्टिकलशिप में एक फर्स्ट ईयर आर्टिकल को नहीं पता होगा, क्योंकि वो उसने फाइनल एग्जाम दिया है तभी अच्छे से पढ़ाई करे है। right. So once you're a chartered accountant, then you're eligible for the more responsible financial calculations. That's when you're chosen. बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मतलब इस पे तो डिस्कशन खत्म ही नहीं हो सकता। होगा, बहुत, और इंटरेस्टिंग भी है। हाँ। आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से रहे हैं? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, देखो सीए में कुछ फेवरेट नहीं होता, बिकॉज जहाँ फेवरेट आ गया वहाँ यू स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर। सब फेवरेट हैं क्योंकि सब में नंबर लाने हैं, सब में मार्क्स सब में मार्क्स लाने हैं, सबको आपको इक्वली इम्पोर्टेंस, इक्वल कमिटमेंट, इक्वल डेडिकेशन देनी पड़ेगी। यू कैन नॉट इग्नोर एनी सिंगल सब्जेक्ट। अभी आफ्टर योर सीए कौन कौन सी कंपनीज में और कौन कौन सी डेजिग्नेशंस के लिए आपने काम किया? I have worked with Deloitte as assistant manager. ठीक है। Then I worked with PwC again because मैंने प्रोफाइल स्विच करी थी, तो I started fresh. मेरा ऑडिट का एक्सपीरियंस Deloitte में ऑडिट का था काम। यहाँ पर DD PwC में I was in India practice, तो I was working there as an assistant manager only. Then in EY now I have joined GDS. So GDS global. अच्छा। So now I am not handling India clients, तो वो एक global practice है, so मैं US के clients देख रही हूँ। अच्छा। यहाँ पर I am working as an assistant manager. इसके बाद क्या प्लान्स है? जहाँ ले जाए, अभी तक के प्लान्स भी डिसाइडेड नहीं थे, बट अभी तक इट्स ऑल गोइंग वेल। इट इज सच अ ग्रेट डिस्कशन, और अभी तक आई फील कि बहुत सारा नॉलेज इस पॉडकास्ट से निकल के सब तक डिलीवर हो पाएगा। I really want to discuss how is life before CA and how is life after CA, and do you really think at this point of time, if I may ask, do you really consider it worth it? All the efforts you have put in, all the hard work, all the sleepless nights, early mornings, do you really feel right now at this stage of your life, is it really worth it? Worth तो नहीं पता मेरे को, but I feel there comes a point in your life where you have to accept things as they are, for everything, for everybody, and for every situation. मतलब if when you are asking before CA, जब आप CA start करते हो, you are just a student with so many dreams, so many ambitions, और आप बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा ही अपनी लाइफ के लिए सोच लेते हो, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं ये भी बन जाऊँगा। तो व्हेन आई स्टार्टेड माई CA, मेरे को कुछ ऐसा सच बहुत ज़्यादा सपने नहीं थे। मैंने कहा ठीक है, अच्छे से जॉब लग जाए, कुछ अच्छा कमा लें, मतलब इंडिपेंडेंट होने के लिए एवरीबडी डज द सेम, कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, जिससे लोग ये बोलें कि यार बच्चा कुछ बन गया है। अब वो कुछ बन गया, सबकी डेफिनेशन अलग होती है। कुछ लोग जैसे आज के टाइम में बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, कुछ लोग CA को MBA, मतलब लोग, कईयों के लिए डॉक्टरी इट्स वेरी बिग थिंग कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं लॉयर बन जाऊँ। तो हमें भी लगा था कि अगर कॉमर्स ली है तो बेस्ट इसमें क्या हो सकता है। उस टाइम पे सब यही बोलते थे, अगर कॉमर्स ली है तो सबसे हायर जो सीढ़ी है वो CA है। तो मुझे उस टाइम बस ये था कि जो सबसे ऊंची सीढ़ी है वहां जाके बैठना है। कुछ नहीं पता था और क्या होता है, किसी ने ना कभी बताया, बट CA बहुत लोगों ने बोला था, तो ये था कि चलो CA बनेंगे। तो बिफोर जो CA थी वो इट वाज अ स्ट्रगलिंग फेस, लाइफ में बहुत इश्यूज थे, बहुत मतलब पर्सनल ऐसे नहीं थे, बट पढ़ाई से रिलेटेड इट वाज नॉट इजी। जिनको लगता है कि CA कर ली अब तो बन गए, अब तो बहुत पैसा है, तो पहली बात तो पैसा भी कोई बहुत नहीं है, हाँ। और आसानी से भी नहीं मिलता है। ये CA की डिग्री है, इट कम्स विद सो मेनी सैक्रिफाइसेस, वो सब साथ में ही आती हैं। मतलब इट्स लाइक जब आप डॉक्टर बनने का चूज कर रहे हो ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आई कांट सी एनीबडी ब्लीडिंग, आई कांट सी पीपल ऑन डेथ बेड्स। तो सेम गोज विद CA ऑल्सो। जो लोग ये सोचते हैं ना कि CA करनी है लेकिन ज्यादा ना पढ़ना पड़े, वो नहीं पॉसिबल है। नथिंग वर्थ कम्स इजी। तो
उस टाइम पर तो था कि जब आए हैं पढ़ना तो है ही, पता ही था पढ़ना है, बट उसके साथ साथ क्या स्ट्रगल्स आए वो भी आई वांट कि पीपल शुड नो. आप प्रिपरेशन पूरी कर लेते हो, जब एग्जाम वाला दिन आता है ना आप ऐसे ब्लैंक आउट होते हो कि आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा. योर हैंड स्टार्ट शिवरिंग, योर लेग्स, योर फीट, यू कांट फील योरसेल्फ. आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हो एंड आपका अंदर जाने का मन नहीं करता है. सीरियसली आप ऐसे स्टिल हो जाते हो, शिवरिंग हो रही होती है. सो मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम हुई है, मैं बहुत एक्सट्रीम चीज़ें फील करती हूँ. तो मैं whenever I used to go to exams, फाउंडेशन में तो मतलब बहुत ही ठीक है, पता था हो जाएगा. फिर भी वहाँ उस टाइम पर भी मैं I got sick, but IPCC, starting IPCC till finals, IPCC के एग्जाम्स हुए एंड मेरी हैबिट थी कि मैं मेडिसिन, नोजिया की मेडिसिन लेके जाती थी. तो whenever I used to go for exams, मैं एक अपने बैग में रखती थी, एक मैं अपने मुंह में रखती थी कि I should feel calm, I should feel normal, because जितना भी आपने पढ़ा है ना, इट विल ऑल गो इन वेन इफ यू विल नॉट परफॉर्म. तो वो एक तरह से ऐसा हो जाता है कि आप समझ रहे हो, आप किसी चीज के लिए हद मेहनत करो और उस दिन जाके आप उस चीज को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओ, तो वो वर्थ नहीं है. तो आई टुक मेडिसिन एंड वो चीज ऐसे हो जाता था कि देना तो है, कैसे भी देना है. सो दैट हैपेंड विद मतलब IPCC में हुआ, पेपर हो गए, सब हो गया. फाइनल्स आए, वो तो और ही बुरे थे. मतलब फाइनल्स तो आप समझ लो इट्स 10 times डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी. लोगों को लगता है कि मैंने फाउंडेशन कर ली, मैं CA बन गया. सो प्लीज ऐसा ये मिथ नहीं होना चाहिए. CA इज जस्ट मैं 1 भी नहीं बोलूंगी, इट्स नॉट 1%. अगर जितनी मेहनत आपने फाउंडेशन में करी है, बी प्रिपेयर्ड टू गिव 10 times more for IPCC and be prepared to give 50 times more for finals, because finals में it's not only your studies, it's your personal life, your office life, your studies, your everything, your learning also. आपको coachings manage करनी है, सब कुछ आपको एक साथ करना है and it's just you. तो फाइनल्स में तो ऐसा होता था कि एक एक दिन बाद आपके एग्जाम होते थे. यू हैव योर एग्जाम, देन एक दिन की छुट्टी, फिर नेक्स्ट डे एग्जाम. सो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू कम टू होम आफ्टर गिविंग एग्जाम्स. आई यूज्ड टू टेक मेडिसिन फॉर माइग्रेन, बिकॉज इतनी पढ़ाई होती थी कि आपको हेडेक हो जाएगा ना तो आप बुक्स नहीं देख पाओगे एंड आपको परफॉर्मेंस देनी है. आपको एक दिन बाद जाके वो चीज लिख के आनी है, बिकॉज यू नो यू हैव स्टडीड हार्ड फॉर दिस डे ओनली. यू कैन नॉट से कि नहीं हो रहा मेरे से. क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन. आप अगर ये चाहे CA हो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट CA बिकॉज बहुत लोग ऐसे करते हैं कि CA शुरू करते हैं बीच में छोड़ देते हैं. आई एम वन ऑफ देम. मैं आपको मतलब इट्स नॉट बिकॉज यू हैव चेंज योर डायरेक्शन. मतलब एक होता है ना, फॉर अ गुड रीजन यू हैव टेकन द स्टेप वेरी अर्ली. बट आई नो पीपल जो फाइनल्स तक पहुंच चुके हैं, फाइनल्स के एग्जाम तक की पढ़ाई करते हैं, पेपर देने नहीं जाते. सो दैट इज समथिंग वेरी बैड. वो तो एक तरह से ये हो गया ना कि आप जंग पे जाके हथियार डाल रहे हो. या तो आप यू टेक दैट डिसीजन बहुत पहले कि नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, आई विल डू समथिंग एल्स, इट्स नॉट मेड फॉर मी. दैट इज अ गुड थिंग. एटलीस्ट आपको रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं हो सकता एंड इट्स नॉट गुड टू वेस्ट माई क्रूशियल ईयर्स मेरी लाइफ के. आई विल डू समथिंग एल्स और मैं उसमें बेटर परफॉर्म कर लूंगा. बट पीपल दे स्पेंड देयर लाइफ स्टडीइंग वेरी हार्ड एंड वो D-Day वाले दिन they just drop their weapons and they are like कि यार नहीं हो पाए. वो नर्वसनेस जो लास्ट मोमेंट पे आती है ना, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां अगर आप संभल गए, जहां आपने छोड़ दिया ना, it will cost you another 6 months. तो आई रिमेंबर मैं वो मेडिसिन लेती थी. आई यूज टू प्रिपेयर कि बस बिल्कुल नम हो जाऊं. वो जैसे सोल्जर्स करते हैं ना कि लड़ना है, अभी जैसा जो हो रहा है ठीक है देखते हैं. तो आई यूज टू टेक मेडिसिन, ब्रेन बिल्कुल बस नम. पढ़ाई करी, नेक्स्ट डे एग्जाम देख के आए. एग्जाम से आने के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुए और जब फील हुआ कि नहीं अभी नहीं हो रहा है, आप उस टाइम बस अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि यू जस्ट गिव योर ऑल, गिव योर 100%, सो दैट यू डोंट रिग्रेट इट आफ्टरवर्ड्स कि यार काश उस दिन थोड़ी हिम्मत कर लेता, काश उस दिन थोड़ा सा अपने आप को समझा लेता तो आज मैं वहां होता जहां मैं. तो बिफोर CA वाज मैनेजिंग इमोशंस, बिफोर CA वाज चूजिंग द राइट थिंग एट राइट टाइम, बिफोर CA वाज हैविंग योर visions very clear कि where I want to reach, where I want to see myself. That is very important for a student कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो और फिर उस रास्ते पर चलने के लिए आपको सही तरीका अपनाना है, so that आप वहाँ पहुँच जाओ, बीच में नहीं छोड़ना. Because if you quit once, आप
बहुत कैजुअल होगा, जो बच्चे सीए कर रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे। जब आप सीए करना शुरू करते हो तो इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स योर फैमिली जो आपके गोल्स के साथ जुड़ती चली जाती है, योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स, सबको लगता है अब तो मेरी बहन सीए बनेगी, ये साहब हमारे घर में हैं। वो आप फाउंडेशन क्लियर करो, दे विल स्टार्ट कॉलिंग यू और सीए साहब और सीए साहिबा। सो दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। सो आई फील कि जब आप कुछ भी करने के लिए बोलते हो, आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए किसी 4 लोगों के आगे बोल दोगे ना कि मैं ये करूंगा, तो इट्स नॉट जस्ट योर ड्रीम, देन इट्स देयर ड्रीम ऑल्सो। तो आपको बस ऐसा लगता है कि अब यू डोंट हैव टू लेट देम डाउन, यू विल फिगर आउट एनीथिंग टू स्टैंड अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। आप तरीका निकालो, निकलेगा, सॉल्यूशंस ढूंढो, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जो नहीं होगा। You have to keep trying. Yes, you have to keep trying, you have to find ways to make it happen. तो वो बिफोर सीए में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज वंस यू क्विट सबकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। वो बोलेंगे नहीं मुंह पे, मतलब आप रिलेट, मतलब वो उनको पता है कि मेरा बच्चा ठीक है नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा है, या फिर एग्जाम वाले दिन भी वो आपको जबरदस्ती पेपर देने नहीं भेजेंगे। दे विल लाइक कि नहीं बेटा देख लो, अगर हो जाता है तो ठीक है, इट्स ओके। They will show that they are standing by your side, but deep down they want you to perform, they want you to fight. Right. So I feel कि आप वो चीज़ समझो कि अपने पेरेंट्स या जो भी लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, जो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, उनको यू प्लीज नेवर लेट डाउन, बिकॉज you don't break hearts, you break trust. Right. And when you break trust, the other person feels very difficult to digest that thing कि यार ये हो गया है, नहीं करेगा यार, नहीं बनेगा, अच्छा ठीक है चल कुछ और कर लियो। So वो नहीं होना चाहिए। So वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज थॉट टू गिव, ऑल्दो वी लाइक ऊपर वाले की कृपा है, एवरीथिंग इज गुड, बट आप जब आप कुछ सोचते हो ना, मतलब मैं वो चीज़ बच्चे को भी बोलूँगी कि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, सो मेक श्योर you don't let them down. And parents के लिए भी I just want to highlight this point कि whenever you feel that someone is trying, support them, because उसको पता है एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो उसको अपने सपनों से ज़्यादा उसके दिमाग में चल रहा होता है मम्मी को यहाँ घुमाने लेके जाना है, पापा के लिए ये चीज़ खरीदनी है, भाई के लिए ये चीज़ खरीदनी है, बहन को ये लेके देना है। सो फॉर मी इट हैज़ ऑलवेज बीन माई फैमिली, उन्होंने मुझे कभी कुछ मतलब अपफ्रंटली नहीं बोला, बट आपको अंदर से लगता है कि आप कहाँ उनको ले जा सकते हो। यू हैव दैट थिंग इन यू कि आप उनको, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि जो चीज़ उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी ना, आप उनके कदमों में ला के रख दोगे। ये तो है, यू नेवर नो क्या होने वाला है आगे, क्या Are you understanding? मतलब for you also, हमें पता होता है कि हमारे पेरेंट्स का बैकग्राउंड कैसा है, हमारा रूट्स क्या है, एंड आप जब उस चीज़ से बाहर निकल के आते हो, यू फील कि यार हमने नहीं, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा, तो आप उनके लिए वो चीज़ कर देते हो। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर एनीबडी आउट देयर। जो मतलब अगर आपको कभी भी लगे ना कि नहीं हो रहा है, एक बार बस ये सोच लो कि अगर हो गया तो मतलब जो अटेम्प्ट आप छोड़ रहे हो, क्या पता उसी में ही आपने सीए बनना हो, क्या पता वही बस एक लास्ट हर्डल हो जो भगवान भी आपको टेस्ट कर रहा हो कि यार ये करके दिखाएगा तो मैं दे दूंगा। तो वो मुझे ऐसा लगता है। एंड आफ्टर सीए इफ यूल से, आफ्टर सीए तो यार इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। यू गेन रिस्पेक्ट, यू गेन रेपुटेशन, यू एक्चुअली सी योरसेल्फ कि आपने अचीव किया कुछ। व्हेन पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू सीए, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। आपका नाम सिर्फ अक्षता नहीं रहता, आपका नाम सीए अक्षता हो जाता है। Right. तो वो चीज़, और आपके पेरेंट्स के लिए भी जो आपने सोचा था ना कि हमारे पेरेंट्स को सब बोले आपकी बेटी सीए बन गई है, तो वो आप अपने लिए नहीं, उनके लिए भी शायद कुछ तो लेके आए हो। तो वो जिंदगी भर एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि यार खुद कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, उनके लिए तो करके दे दिया ना कि लो भाई आपकी डिग्री। तो आफ्टर सीए इट वाज वेरी गुड। एंड इन टर्म्स ऑफ देखो पढ़ाई तो करनी पड़ती है, कर ली, उसके बाद जॉब भी कर ली। पैसा तो कितना आ जाए उतना कम है, वो तो जितना भी आप कमा लोगे आपको, देयर विल बी समवन रिचर देन यू, देयर विल बी समवन मोर पावरफुल देन यू, देयर विल बी समवन मोर अर्निंग मोर, हैविंग मोर इन्फ्लुएंशियल। तो देयर इज ऑलवेज मोर। इट्स योर डिसीजन वेयर टू स्टॉप फीलिंग कि आई वांट मोर। इट शुड बी कि नाउ इट्स इनफ, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। आप ही को लगाना पड़ेगा फुल स्टॉप, तो वैसे तो लगेगा नहीं। एंड इस मतलब एक ना ऐसी चीज होती है जो बहुत लोग कम एक्सपीरियंस करते हैं। इफ यू बाय समथिंग,
कभी ये चीज़ ध्यान देना कि जब आप कुछ भी खरीदते हो, आप पेमेंट करोगे, आपको थोड़ी सी खुशी होगी। जैसे आप घर भी खरीद रहे हो, आपने उस टाइम पेमेंट कर दिया, आप इतनी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हो, यू विल नॉट फील दैट हैप्पीनेस एट दैट पॉइंट। व्हेन विल यू विल कम बैक, यू विल सिट। एक गाड़ी ली है, गाड़ी की पेमेंट कर दी, आप जब उस गाड़ी में जाके बैठोगे, आपको वो अंदर से फील आएगा ना, इट्स माइन। वो जो खुशी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो एक्स्ट्रा हैप्पीनेस लाती है। तो आई फील पीपल आर सो मच इनटू स्ट्रगलिंग फेस, रनिंग फेस कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दैट दे फॉरगेट कि टुडे इज द डे व्हाट दे होप्ड फॉर। यू स्टॉप, टेक अ पॉज, एक्नॉलेज व्हाट यू हैव अचीव्ड, दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। गेटिंग मोर विल नेवर गिव यू दैट हैप्पीनेस जो उस चीज को एक्सपीरियंस करने में मिलेगा कि मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। हाँ, वही मैंने ये चीज ले ली है, इट्स माय स्ट्रगल, इट वाज माय एफर्ट्स दैट हैज made me come so far. It's not about the destination, it is about the journey. Exactly. And then if you have reached to that destination, it's more important that you feel the vibes of that journey कि ये जर्नी में जो जी के आया हूँ उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। राइट। सो हम लोगों ने जैसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, बिफोर सीए, आफ्टर सीए। हम लोग आजकल देखते हैं कि कितना ज्यादा प्रेशर किसी भी कंपनी में, नॉट ओनली ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर में चले जाओ या वी सी कि अ लॉट ऑफ पीपल आर ओवरबर्डन्ड, दे आर फेसिंग मेंटल प्रेशर, मेंटल इश्यूज। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि एक्चुअल में क्या हमारे आसपास का वर्क एनवायरनमेंट इस तरीके का हो गया? एज यू वर्क विद डिफरेंट कंपनीज, सबका अपना अपना कल्चर होता है, तो व्हाट डू यू थिंक, कितना प्रेशर आता है एंड हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू हैंडल, कैसे करते हो? सीए अपने आप में आपको ये चीज़ पहले से ही इंडिकेट कर देता है दैट इट्स नॉट फॉर नॉर्मल पीपल, इट्स फॉर फाइटर्स, बिकॉज द कोर्स इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट स्टेप 1 आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है, स्टेप 2 आपको बहुत सारा पढ़ना है, स्टेप 3 आपको पढ़ना भी है, आपको लाइव भी देखनी है। तो वो जो स्टेप 3 है ना, वो जो 3 साल की मेहनत इंस्टीट्यूट कराता है हमसे, वो आपसे सिर्फ पढ़ाई नहीं कराता, वो पहले आपको रियल वर्ल्ड में रखता है। आप मतलब अगेन द डिजाइनिंग इज इन सच अ वे दैट अ स्टूडेंट व्हेन ही एंटर्स दैट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो आपको वो चीज़ों की सारी असलियत पता चल जाती है, दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग हियर। आपको आफ्टर क्वालिफिकेशन, देखो दैट्स ट्रू कि आप जब आप 3rd ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में होते हो, 3rd ईयर ऑफ आर्टिकलशिप मतलब 3rd ईयर आर्टिकल एंड 1st ईयर क्वालिफाइड, कोई फर्क नहीं होता। मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रेशर इट्स सेम। यू इमेजिन ना कि आपको 3rd ईयर में पढ़ाई भी करनी है, आपको काम भी उतना ही कराएंगे, बिकॉज नाउ योर एक्सपीरियंस, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपसे वो सिंपल 1st ईयर का काम नहीं कराएंगे, दे विल गिव यू अ फुल फ्लेज्ड क्लाइंट टू हैंडल। एंड सेम गोज विद अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप आओगे, दे विल एक्सपेक्ट कि आपको ऑलरेडी काम आता है, आप 3 साल की ट्रेनिंग करके आए हो, एंड देन दे विल गिव यू अ फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट अगेन विद सम सपोर्ट कि बिकॉज यू आर न्यू टू द सिस्टम, यू माइट नॉट हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर प्रोसेस कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, बट दे विल एक्सपेक्ट कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज फ्रॉम यू कि सिंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पढ़ाई भी आपकी सेम हुई है, ट्रेनिंग भी आप 3 साल की कहीं से करके आए हो, तो आप कर लोगे। बट सी द डिफरेंस, अभी भी मैं बोलूँगी कि क्वालिफाई करने के बाद आपको पढ़ाई की टेंशन नहीं होती, बट 3rd ईयर आर्टिकल को पढ़ाई की भी टेंशन होती है। हाँ। उसको ये भी स्ट्रेस होता है कि मुझे घर जाके कोचिंग्स लेनी है, उसे ये भी स्ट्रेस होता है जो कल का होमवर्क है वो भी करना है, उसको ये भी स्ट्रेस होता है कि मेरे जो डिलीवरेबल्स हैं, आज मुझे 4 वर्क पेपर बनाने हैं तो वो मुझे कल तक देने हैं। वो सिस्टम भी बंद नहीं कर सकता, बट उसको ये भी चल रहा है कि मेरे को आज की क्लास पूरी करनी है, जाके मेरा लेक्चर आधा बचा हुआ है, व्यूज भी लिमिटेड होते हैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस में, उनको अगर चला दी व्यू काउंट हो जाएगा। तो ये प्रेशर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि 3rd ईयर आर्टिकल के पास एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि 3rd ईयर आर्टिकल तक आप बोल रहे हो ना आर्टिकलशिप प्रेशर, सीए अपने आप में आपको इतना फाइटर 3rd ईयर की आर्टिकलशिप एग्जाम से पहले तक बना देता है कि देन वंस यू गिव एग्जाम्स यू आर रेडी फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। एंड नॉट ओनली आउटसाइड, अगेन आई विल से वो 3 साल की ट्रेनिंग में आपके 50 अपने पर्सनल काम भी होंगे, आपको फैमिली इवेंट्स भी देखने होंगे, फंक्शंस भी देखने होंगे, मैरिजेस भी फैमिली में अटेंड करनी होंगी, अपने भी पर्सनल काम करने होंगे, तो आप उसके लिए भी टाइम निकालोगे। तो
आपको वो चीजें मैनेज करनी वहीं से सिखानी शुरू कर देते हैं वो. द प्रॉब्लम कम्स वेयर एक मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत लिमिटेड एक्सपोजर के साथ आर्टिकलशिप करते हैं. नंबर 1 मतलब दैट कुड बी अ रीजन, जिन्होंने ये वाला फेज नहीं देखा होता. एंड व्हेन दे एंटर इनटू डिफिकल्ट सिचुएशंस या बिग 4 का कल्चर, क्योंकि बिग 4 वाले जानते हैं क्या होता है, टॉप 10 वाले भी जानते हैं. इनफैक्ट मीडियोकर फॉर्म्स की भी बहुत बहुत मेहनत होती है. आई विल से बिग 4 में तो फिर भी चीजें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड हैं. मीडियोकर फॉर्म्स में तो दे विल बी लाइक आजा अभी करते हैं काम. भाई तेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी. हाँ. मतलब मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, आई नो पीपल जो मीडियोकर फॉर्म से इतने दुखी थे, तो वो हमें ऐसे बोलते हैं कि यार तुम्हें तो फिर भी 3 महीने की पढ़ाई की छुट्टी मिल जाती है, हमसे पूछो हमें कैसे रो रो के छुट्टियां मिलती हैं. तो मैं ये नहीं बोल रही किसी की भी लाइफ इजी है. मीडियोकर फॉर्म्स वालों को तो पैसे भी नहीं मिलते हैं बेचारों को, उनको तो पैसे भी नहीं मिलते हैं, उनसे काम भी एक्स्ट्रा कराया जाता है, उनकी सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं होता है. तो किसी की लाइफ टफ नहीं है. मैं ये नहीं बोल रही बिग 4 वालों को पूरा स्ट्रेस हैंडल करना आता है, मीडियोकर वालों को भी, वो भी बहुत झेल के आते हैं. तो सीए कोर्स में ही अपने आप में आपको इतना सिखा देते हैं कि आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना है. बट वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके नाम के आगे जब सीए लग जाता है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी आंसरेबिलिटी बढ़ जाती है. नाउ यू कैन नॉट बिहेव किडिश, नाउ यू कैन नॉट बिहेव इमैच्योरली कि यार हो गया ठीक है, नहीं हो गया ठीक है, बिकॉज इट विल कॉस्ट यू योर मेंबरशिप. राइट. आप समझ रहे हो, वो आप साइन जब कर रहे हो वाइल इन प्रैक्टिस, आप ये नहीं बोल सकते मैं तो आर्टिकल हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ. तो वो जिम्मेदारियां आ जाती हैं. व्हेन जिम्मेदारियां कम्स, आपको स्ट्रेस ज्यादा होने लगता है. कि पहले आप चीज जो ऐसे भी कर देते थे ना, यार 4 गलतियां रहेगी कोई बात नहीं सर ठीक कर देंगे, या जो भी सीनियर रिव्यू करेगा वो देख लेगा, लेट इट बी, वो कैजुअल अप्रोच खत्म हो जाती है. एंड वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि अब इट्स योर होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर इट टू द मोस्ट एक्यूरेट लेवल, वो प्रेशर का लेवल बढ़ता जाता है. और वो प्रेशर के बढ़ने से आप अजीब बिहेव करते हो, एज इन यू फील कि नहीं होगा, या जैसे लोग सोचते हैं कि यार नहीं हो रहा है, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, या ये गलत कर देते हैं काम. सो दैट सिली मिस्टेक्स हैपन एंड देयर कम्स अ पॉइंट वेयर दे फील लाइक क्विटिंग. बट क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन. वही मैं बोल रही हूँ ना. अब वो भी कब आता है वेयर आपको ये चीज समझ नहीं आती कि अगेन एक्नॉलेजमेंट कि आपने एक्चुअली में बहुत चीजें अचीव कर ली है. आप अपने आप पर बहुत हार्श हो रहे हो. इफ यू आर struggling with something, you have so many people around you. मतलब CA is not about being physically strong or technically strong. In fact, it's not only CA. आज के टाइम में I think youth, it's high time to realize कि जिम जाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ इंक्रीज करना, अपने आप पर इतना काम करना कि आपको खुद को संभालना आना चाहिए. बिकॉज आज आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप एक 4th क्लास के बच्चे से पूछो, उसके लिए 4th क्लास की पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है, उससे नहीं हो रही. आप 10th क्लास से पूछ लो, उसके बोर्ड्स हैं, उससे नहीं हो रही. 12th से पूछ लो, उसको भी प्रिपरेशन करना है टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज. ठीक है. उसके बाद आप सीए वालों से पूछ लो, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग कि बहुत मुश्किल है. तो मेरा मंत्र हमेशा से ये रहा है, मैं आज भी वो चीज़, जैसे कभी भी मेरे को ऐसा लगता है कोई रिव्यू है, कोई डिफिकल्ट टाइम है, या आई फील नर्वस, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये आता है 10th हो गई ना, उस दिन भी मैं बहुत डर लगा था. 12th हो गई, उस दिन भी डर लगा था. सीए फाइनल वाले दिन भी डर लगा था. कर लिया ना, हो जाएगा. आज का दिन भी निकल जाएगा यार, पता नहीं चलेगा. जस्ट बी कॉन्फिडेंट. वो चीज़ एकदम नहीं आती, आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है. आई हैव स्पेंट years and years struggling with my mental health. Literally, I was close to depression. It was very difficult to breathe, eat, and even get up. तो नहीं समझ आ रहा था क्या करना है, क्या कैसे करना है. Then I realized कि इस दिन के लिए तो नहीं बनी थी CA. There were times where when I used to look into the mirror and I used to say कि क्या कर लिया यार खुद के साथ, कितने लोगों की एक्सपेक्टेशंस खराब करनी है. प्लस आप उस पॉइंट पर आ जाते हो, चाहे कुछ भी हो. मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि
बहुत चीजें ऐसी होती हैं, यू कांट इवन टेल टू योर फैमिली, सो मेनी थिंग्स। और वो सिर्फ अब हमारी स्टेज में नहीं, वो आपके हर स्टेज ऑफ लाइफ में। स्कूल में बच्चे होते हैं, दे कांट टेल एवरीथिंग टू देयर फैमिलीज। हम लोग भी होते हैं, वी कांट टेल एवरीथिंग। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स की स्टेज भी ऐसी है दैट आई डोंट थिंक कि वो हर चीज बताते होंगे सबको। कुछ चीजें वो खुद तक रखते हैं कि सामने वाला परेशान मत हो, आपकी फैमिली परेशान ना हो, या इफ दे विल फाइंड आउट कि यू आर स्ट्रगलिंग विद योरसेल्फ, they will get hurt, they will get stressed. So you as a mature person, you feel to figure out your own problems on your own. तो वो चीज सबके साथ आती है, it's not, but again वो टाइम ऐसा होता है where you have to gain all your strength, gain everything कि यहाँ तक पहुंच गए हैं ना, आगे भी कुछ होगा अच्छा, हो जाएगा। तो वर्क प्रेशर आपके पास हमेशा रहेगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। इट्स जस्ट आपको ये चीज ऑर्गेनाइज करनी है, आपको खुद को ये समझाना है कि यू आर इनफ, ये नहीं होता कुछ और हो जाएगा। जैसे जॉब नहीं समझ आ रही, फॉर मी आई फेल्ट दैट कि नहीं हो रहा है, कुछ और कर लेंगे यार, डिग्री किस लिए ली है, आप पढ़े लिखे हो, आप कुछ भी कर लोगे, आप कुछ मतलब दिस इज जस्ट फॉर क्वालिफाइड पर्सन। उन्होंने लाइफ में इतना तो कर लिया, भूखे थोड़ी मरोगे। आप कुछ भी कर लो, आप ये नहीं हो रहा कुछ और कर लो, आपसे जॉब नहीं हो रही आप बिजनेस कर लो, आप ठेला भी लगा लो यार, आज के टाइम में आप रोटी सब्जी खा लोगे, ज्यादा अच्छे से खा लेंगे, इससे ज्यादा। मतलब ये पॉइंट एक्चुअली में लोग ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग ब्लेस्ड। मेरे को मतलब फॉर मी what is helping me to move forward is I always feel thankful for this time. I feel blessed कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि व्हाट इफ भगवान मुझे ऐसी फैमिली में दे देता जो गर्ल्स को पढ़ाना ना चाहती हो, या ऐसी फैमिली में दे देता जिनके पास मीन्स नहीं होते मुझे गुड एजुकेशन देने के, या उस फैमिली में दे दे, या मतलब ही वुड हैव मेड मी फिजिकली डिसेबल्ड। सब कुछ तो है, कपड़े हैं, पढ़ाई दी है, पेरेंट्स सपोर्टिव दे दी हैं। सो आई थिंक वेन एवर यू फील दैट it's getting heavy, just sit and feel कि आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो शायद किसी के पास नहीं है एक्चुअली में। आप अभी हमारे पास क्या सीन है, हमें घर का खाना नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ मम्मा ने अच्छा नहीं बनाया, व्हाट वी डू, वी जस्ट जोमेटो स्विगी कुछ मंगा लेते हैं। यार आपके पास उतने पैसे हैं, सोचो वो लोग भी हैं जिनके पास नहीं है कुछ, वो सूखी रोटी खा रहे हैं, कुछ खा ही नहीं रहे हैं, कुछ मांग के खा रहे हैं। तो ये चीज लोगों को समझ ही नहीं आ रही है यार कि उनके पास वो उस टाइम पर आए हैं जब सबके पास फोन है। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे सबके पास फोन भी नहीं होता था। लोग इतने मतलब उनको तो सीरियसली थैंकफुल होना चाहिए कि आप किसी भी स्टेज पर आप खड़े होगे, देयर वुड बी समवन जो आपसे नीचे होगा। कोई ऐसा होगा जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जिसके पास उनके मतलब हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए। मतलब मेरी एक टीचर, आई स्टिल रिमेम्बर, वो यही बोलती थी, कभी ऐसा लगे ना तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है तो 2 जगह चले जाना, सिर्फ एक अनाथ आश्रम जहाँ बच्चों ना उनके पास कुछ है भी नहीं और उनके पास कोई ऐसा भी नहीं है जिससे वो कुछ मांग लें। जो कोई पुराने कपड़े दे जाता है पहन लेते हैं, जो कोई पुरानी चीजें दे जाता है खेल लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कौन सी क्लास में कौन से स्कूल में जाना है। दूसरा आईसीयू, जहाँ एक इंसान अपने घर की बर्तन बेचने को तैयार है बट दैट पर्सन कांट सेव हिज फैमिली मेंबर। उस दिन आपको रियलाइज होगा कि तकलीफ क्या होती है, मजबूरी क्या होती है, मजबूरी क्या होती है जब आपके पास सब कुछ होता है। लोगों के पास पैसा होता है बट नहीं बचा सकते वो। तो उस दिन आपको रियलाइज होगा कि यार आपकी लाइफ इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। हर बंदा परेशान है यार। आप अपने 4 दोस्तों को बुलाओ और दोज आर वेरी, जो आपके बहुत क्लोज हो, यू विल स्टार्ट टेलिंग देम कि यार ये स्यापा चल रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है आज, तो यार इसमें तो मैं बहुत ही परेशान हूँ। बट एक्चुअली वो नहीं होंगी चीजें 4 years 5 years डाउन द लाइन व्हेन यू सिट, और जब आपको आज का टाइम याद आएगा आपको यार कितनी स्टूपिड चीजों के लिए मैं परेशान होता था, वो तो कुछ था ही नहीं। There is a lot to be grateful. Exactly. और ऐसा हो मतलब डेली बेसिस पर मैं बस ये प्रे करती हूँ कि that Almighty ने मेरे को इतना दिया है and he is very powerful. आप जो चीज़ सोचते हो वो हो जाती है। एंड आई ऑलवेज फील कि मेरे को इस लायक रखना कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, और हो भी जाता है कोइंसिडेंटली। मेरे पास वो लोग मिल जाते हैं जिनको मेरी एक्चुअली में हेल्प की जरूरत होती है। You know what I feel here is, ये मेरी एक जनरल प्रैक्टिस ऑफ लाइफ भी है। Whenever I wake up,
आई स्टार्ट माई डे विथ थैंक यू फॉर अनदर डे, क्योंकि मैंने ये किसी से सुना था, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि व्हेन यू आर स्लीपिंग एवरी डे यू आर गेटिंग अ न्यू लाइफ. आपको नहीं पता कि आप उठोगे या नहीं उठोगे. आप सो गए हो, आप नम हो, यू डोंट नो कि आप किस दुनिया में हो, आप क्या कर रहे हो. आप सोचो यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप उठ गए हो. लोग होता है सोते हैं अगले दिन उठते ही नहीं है. यू नेवर नो कि कल आएगा भी या नहीं आएगा. और इतनी छोटी लाइफ है. मेरे को तो एक्चुअली ये चीज अब इस टाइम पर आके मतलब वो ना, आप विद एक्सपीरियंसेस विद टाइम आपको वो समझ आने लगती है. व्हेन यू फील कि आप बहुत इममटीरियल चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो, लोगों से लड़ रहे होते हो, बट एक्चुअली में जो ब्लेसिंग्स होती है ना वो आपको सब दी हुई है ऊपर वाले ने. उसने आपको हर चीज दे के भेजी है. और ये जो एजुकेशन है ये सब तो आपके यार ठीक है, इट्स एंग्जिलरी. इट्स नॉट लाइक कि इसके बिना चीजें रुक जाएंगी या कुछ है. जो लोग नहीं भी पढ़े होते ना बहुत ज्यादा, वो भी लोगों को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कितने आप देखते हो मतलब आई फील कि जो टेडेक्स टॉक्स हो गई, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, आपके यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस हो गई, वो सब एक तरफ, और आपकी खुद के लाइफ स्ट्रगल्स एक तरफ. उससे ज्यादा आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता. exactly. आपको जब जब लगेगा ना मेरे से नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, आप बस 5 मिनट दे दो खुद को. आप 5 मिनट बस बैठ जाओ और ये सोचो आज से पहले आपको कब कब लगा कि नहीं होगा और आपने कर दिया. तो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना आज के टाइम में आई फील बहुत बहुत बड़ा टास्क भी है और खुद की जिम्मेदारी है. नोबडी एल्स इज गोना कम एंड से कि यार ये दवाई खा लो और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. नहीं, यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपके पास बहुत चीजें एक्स्ट्रा हैं और बहुत लोगों से एक्स्ट्रा है. ये तो है. वही 2 थैंक यू होते हैं मेरे, एक सुबह उठ के और एक रात को सोने से पहले. कि थैंक यू फॉर द डे. एग्जैक्टली, फाइनली एंड हो दैट्स गया. अ वेरी गुड थिंग. और यही चीजें क्या पता आपको जब आप थैंक यू बोलते हो ना तो सामने वाला ऐसे हो जाता है कि यार इस बंदे को मेरे दिए की कदर है, right. तो मैं इसको दूंगा. तो जिसको कदर होती है ना ऊपर वाला उसको देता है. Exactly. तो वो चीज तो आई ऑल्सो फील कि अब मतलब ऐसे ही जैसे इवनिंग में कभी भी मेरे साथ बहुत अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा होने लग गया है कि जब से मैंने थोड़ा ट्रेवलिंग एंड स्पिरिचुअल ट्रेवलिंग ट्रिप स्टार्ट करे हैं. मैं अभी रिसेंटली आई रिमेम्बर आई वेंट टू जागेश्वर धाम एंड देयर वाज एक बूढ़े से अंकल थे. वो कॉर्न्स बेच रहे थे और क्या 4-5 उन्होंने अपने घर पे होम ग्रोन रखे हैं. एंड इतनी पहाड़ पे पूरे दिन में मुश्किल से 5-10 ही वो बेच पाते होंगे. मैं 2 मिनट के लिए आई स्टॉप देयर एंड मेरे को मतलब आई लिटरली फेल्ट सो इमोशनल कि यार हम वहाँ बिल्कुल अर्बन स्टेट्स में बैठे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, right. जो मन में आ रहा है वो खरीद रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, मॉल्स लाइफ देख रहे हैं. ये लोग क्या देख रहे हैं? ऑब्वियसली वो सुंदरता उनकी पहाड़ों में रह रहे हैं, सब ठीक है, बट उन्होंने बहुत पूरा कुछ जीवन निकाल दिया. और पूरा जीवन निकाल दिया. ये 4 चीजें उनकी बिक जाएं तो वो खुश हैं, शाम को घर चले जाएंगे. बिल्कुल. आप ये चीज समझते ही नहीं हो कि आपको तो भगवान ने पता नहीं यार क्या दे दिया है. बस शुक्राना करते रहना चाहिए और कुछ नहीं है. राइट. बहुत कुछ दे दिया है आपका. अब आई फील हम लोग मेन चीज जो है हमारी वो ये है कि जितना मैं सीख पाया हूँ इस चीज से कि you have to be grateful for everything. Exactly. You have to stay humble. Yes. You have to stay grounded. And always remember your roots. कहाँ से आपने शुरू किया है वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि किस स्टेज से आप शुरू कर रहे हो और आप कहाँ आ गए हो. और उसके साथ एक सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि आप उस दिन को याद करो जिस दिन आपने शुरू किया था और क्या सोच के शुरू किया था. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. चलो लेट्स कभी भी छीन सकता है वो. तो जितना मिला है वो शायद क्या पता आपको किसी और के हिस्से का भी आपको दे रहा हो वो कि जा वहां तक पहुंचा दे. तो शायद हमें जरिया बना के वो चीजें आगे जा रही हो. राइट. अब हम एक रैपिड फायर कर लें. क्विकली, छोटा सा बढ़िया सा. यू नीड टू बी वेरी क्विक. आई विल ट्राई. एंड आपको ज्यादा थॉट नहीं देना एंड इवन आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना. यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, जस्ट गिव इट अ वन शॉट आंसर कि ठीक है ये या ये. ठीक है, क्योंकि देखो सबका अपना अलग अलग हो सकता है. नो वन इज गोइंग टू जज यू ऑन दिस. दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड योर थॉट्स, योर ओपिनियन एंड जस्ट योर लाइफ. ठीक है. सबसे पहला सवाल, टैक्सेशन और ऑडिटिंग. प्रैक्टिसिंग सीए और वर्किंग सीए. वर्किंग. स्टार्टअप क्लाइंट्स और एस्टैब्लिश्ड बिजनेस. फाइनेंस वर्सेस अकाउंटिंग. Finance. Working solo or with a team? With a team, always. Traveling solo or with friends? With friends. Early mornings or late nights? Late nights. Meeting clients in person or over a call over internet? In person. In person.
What do you think, if not Excel, तो which software is most important in your life? Excel is the thing which is very important. If you need to name a software कि ठीक है, this is very very important, everyone should learn, which one should it be? ChatGPT software. ChatGPT is important. Yes. Client on calls or client on emails? Client on calls. Client on calls. Busy season stress versus year-round balance? Year-round balance. Year-round balance is important. Working from home or work from office? Work from office. Work from office, why? You get to अच्छा meet लगता है। people. At least office. Okay, focused work, you are a focused person or a multitask person? Multitasking. ठीक है, mountains or beaches? Mountains. Mountains? Although I always say कि सब पहाड़ एक जैसे दिखते हैं, but still mountains. Okay, if you are not a chartered accountant, then what would you Doctor. like to be? Doctor? Why doctor? I feel भगवान के बाद सिर्फ एक डॉक्टर ही है जो किसी की लाइफ बचा सकता है. Wow, amazing. How many number of hours do you sleep? 7. 7? Is it enough? 10 is also not enough for me. I'm very sleepy. मतलब whenever I feel कि नहीं, I can't figure out this shit, I like sleep. कल देखते हैं. Okay, party in a club or sleeping at home? Sleeping at home. Sleeping at home. Coffee or tea? Tea, any day, any time. Any number of cups. Okay, so that's all which I can see. ऐसे तो बहुत सारे questions हैं, but हम उसको बहुत ज़्यादा extend नहीं करेंगे. बहुत सारे questions हम स्टूडेंट्स के लिए, ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए छोड़ेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में जो पूछना चाहते हो पूछो. Sure. And I tried to be helpful as much as I can. yeah, it's even a request from all of us, all the audience, that if you get some time to get around the comments कि if you No can reply problem. to someone, or if you feel कि ठीक है यार ये मैं बता सकती हूँ, ये चीज़ हेल्प कर सकती है Sure, किसी ना किसी को, क्योंकि इतना डिस्कशन भी हमने ऑलमोस्ट 2 hours का डिस्कशन किया, बट स्टिल देयर आर मैनी क्वेश्चंस जो अभी भी रह गए होंगे अनआंसर्ड, और सबके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Yes. So thank you so very much. Thank you to you for calling me here, and I was able to share my experiences. Actually, I really hope कि the purpose of this show, the purpose was in my mind कि ठीक है यार, बहुत सारी problems हैं, बहुत सारे issues हैं, and I can't answer everything. जिस चीज़ में मैं नहीं हूँ मैं उसका कैसे जवाब दूँ? तो you are actually living that life कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है, तो यू कैन आंसर देम वेरी वेल. मैं अपने ओपिनियन में आंसर करूंगा तो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन I टू feel it's a आंसर. blend actually. मतलब corporate life for few it's very brilliant. मतलब that luxurious life they have, good clients, सब वो मस्त infrastructure, everything is fine. On the other hand, it comes with its own disadvantages. आपको बहुत कुछ मतलब अब चीजें sacrifice करनी पड़ती हैं, prioritize करनी पड़ती हैं. तो it's a blend of both. तो एंड एवरीथिंग आई थिंक इट्स बिजनेस बी इट एनीथिंग इट्स ब्लेंड. मतलब हर चीज के साथ अच्छाइयाँ एंड बुराइयाँ दोनों होती हैं. तो किसी really super amazing to have you here. मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं ऑफ कैमरा पूछूंगा. Okay, sure. तो we'll definitely be meeting soon once again over another episode, over another new fresh topics, because इट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. तो बहुत सारी चीजें अभी कमेंट सेक्शन में आएंगी जो बच्चे पूछना चाहेंगे, जो व्यूअर्स पूछना चाहेंगे, तो हम उसका एक अच्छा सा नया एपिसोड दोबारा शूट करेंगे फॉर श्योर. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे. आई थिंक सब लोग जो इस एपिसोड को देखेंगे उनको भी देख के लगेगा कि कितना कुछ इसमें से निकलेगा. थैंक यू सो मच, एंड विल सी यू सून अगेन.